भविष्यवाणियां तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सटीक बहुत ही कम लोगों की, 1% मैं कहूँगा। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। हाँ। आज के वक्त में कोई आता है और अपना भविष्यवाणी देके चला जाता है। तो आपकी भविष्यवाणी और क्या कहती है? क्या ममता बनर्जी का अब जो पॉलिटिकल करियर था वो खत्म हो चुका है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका और बुरा वक्त आ रहा है दिसंबर 2026 से। बोल्ड प्रिडिक्शन अगर मैं आपसे लूं जो अभी तक आपने नहीं दी। अभी तो जेल जा रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अब क्या कह रही है? आपने इतनी कुंडलियां इस देखी कुंडली है। को तो मैं 2007 से पढ़ रहा हूँ। यह व्यक्ति हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बना। अखिलेश यादव 27 में टक्कर दे पाएंगे? अखिलेश में कोई दम नहीं है। तो कोई ऐसा भी नेता आपको दिख रहा है जो संन्यास ले सकता है, राजनीतिक सफर उसका खत्म हो सकता है? गुरुजी जो 36 के 36 गुण मिला लेते हैं, हम देखते हैं उनके भी डाइवोर्स हो जाते मैं सीधा बता तो डिवोर्स लिखा हुआ है और गार्जियन मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि हाँ डिवोर्स लिखा हुआ है। रोज डिवोर्स हो रहा है 36 गुण पे। देखिए प्रेम कोई पवित्र चीज नहीं है। हैं। ये सही है कि सिर्फ गोचर देखकर इतनी भविष्यवाणी कर देना सही है? गोचर देखने किसी को नहीं आता। शनि और राहु अगर कर्क पे बैठा होता तो कर्क राशि वाले सुसाइड करने की सोचते। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर दशा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, आप क्यों नहीं देते? दशाओं से भविष्यवाणियां नहीं हो सकती। लेकिन आपकी एक चीज बहुत पसंद आई जो सुना भी कि मात्र 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको कुंडली देखने में। मुझे डेट ऑफ बर्थ डालने में 10 से 12 सेकंड लगते। तो गुरुजी कभी आपकी भविष्यवाणी गलत हुई, किसी की कुंडली आपने देखी और वो गलत साबित हुई? प्रतिशत बहुत कम है। अगर आपने 100 कुंडलियों पे लगाया, मैं दावे के साथ कहता हूँ 90-95 कुंडलियों पे लागू होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉडकास्ट रूम के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम बात ज्योतिष को लेकर करने वाले हैं। ज्योतिष एक ऐसी विद्या जिससे हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगता है, लेकिन इस पॉडकास्ट में आज हमको वो जानकारी आपको मिलने वाली है, आपको और हमको, जो अभी तक आपको सही ढंग से नहीं मिल पाई थी। पॉडकास्ट बहुत सारे आपने देखे मेरे चैनल पे, लेकिन आज का धमाकेदार पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट हो रही थी कि आप इन गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में लेकर आइए, क्योंकि ये गेस्ट ऐसे हैं जब भी ये पॉडकास्ट करते हैं तो लोगों को वो वर्थ मिलती है जो उनकी लाइफ को बदल दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुक्का करा, भविष्यवाणियां कर दी। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं जो सटीक साबित हुई हैं, और सटीक भी कैसी आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, एस्ट्रो संत जी। के ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्हें दुनिया जानती है। बहुत बहुत स्वागत गुरुजी आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप गुरुजी? बहुत बढ़िया। गुरुजी लोगों की बहुत डिमांड थी, बहुत कमेंट आ रहे थे हमारे चैनल पे कि आपको बुलाया जाए, क्योंकि आपके पॉडकास्ट कह रहे हैं ना, मार्केट के अंदर जितने लोग पॉडकास्ट करते हैं उन सबको आपने पछाड़ दिया। आपकी भविष्यवाणी एकदम सटीक। हमने बंगाल चुनाव देखा, शायद ही कोई पॉलिटिशियन भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता खुद के लिए या किसी और के लिए कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कितनी वोट से जीतेगी। आपने ममता बनर्जी के लिए भविष्यवाणी करी, जहां एक और सब कह रहे थे कि वो जीतेंगी, आपने एकदम सटीक कहा वो हारेंगी, इतने वोटों से हारेंगी। ये सारी भविष्यवाणी आपकी सटीक हुई। पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है इन चीज़ों को करना, लेकिन आपने आसान बना दिया। क्योंकि जब आपके बारे में हमने पढ़ा तो लोग कहते हैं कि हम इस पद्धति से बात करते हैं। आप पाराशर की बात कर रहे हैं, कोई जैमिनी की बात कर रहा है, कोई लाल किताब की, कोई केपी की बात कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है। आपका तरीका सबसे अलग क्यों है? सवाल बहुत बढ़िया है। बंगाल चुनाव पे जो मैंने बोला वो जी। सामान्य सी बात थी। मैं वो हर सामान्य सी बात सामान्य थी। सी बात थी। मैंने युद्ध पे भविष्यवाणी दी थी। हाँ ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा था, जी। मेरी एक पॉडकास्ट आई थी 15 मार्च को धर्म ज्ञान चैनल पर। उस पर मैंने युद्ध पे बोला था कि युद्ध किस कारण से चालू है। मैंने ज्योतिषीय दृष्टिकोण समझाया जी। और फिर मैंने बताया किस तारीख को बंद होगा, ज्योतिषीय दृष्टिकोण समझाया। मैंने 10 अप्रैल बोला था कि युद्ध बंद हो जाएगा, 8 अप्रैल को युद्ध बंद हो गया। रोज लगता युद्ध होगा, कभी युद्ध नहीं होगा। एक आध किसी ने मिसाइल फेंक दिया 2 मिनट की, उसकी बात लगातार जो 1.5 महीना युद्ध हुआ था, वैसा युद्ध अभी अक्टूबर नवंबर तक नहीं होने वाला। अच्छा। रही बात राजनीतिक भविष्यवाणियाँ, तो मैंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की कुंडली उठाई। जी। मैं उनकी कुंडली 2007 से प्रेडिक्शन करता हूँ। ठीक है। बीजेपी कोई भी चुनाव लड़ती है, मैं नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करता हूँ। जीतेंगे तो मोदी, हारेंगे तो मोदी। मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी का टॉप समय 15 अप्रैल से 15 मई है। जी। इसी में चुनाव थे, इसी में रिजल्ट था। जी। फिर मैंने शुभेंदु अधिकारी कुंडली देखी। मैंने कहा जबरदस्त कुंडली, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा राजयोग है। फिर उसके बाद ममता बनर्जी कुंडली मिल गई। ममता बनर्जी का राजयोग समाप्त हो गया था। ये इनका राजयोग शुरू हुआ था
तकरीबन 2009 में, और 2025 में समाप्त हो गया, और 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी, 2009 में लोकसभा में अच्छा सीट जीती। जी। अब मैंने ये भी कहा था कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से हार रही हैं और 15,000 से 19,000 वोटों से हार रही हैं। जब दोपहर में ममता बनर्जी 20,000 वोटों से आगे थी तो लोगों ने कमेंट करने चालू किए। शाम होते होते ममता बनर्जी 15,000 कुछ वोटों से हार गई। बिल्कुल। मैंने इसमें यह भी बोला था कि सुनामी चल रही है और बीजेपी कम से कम 180 से 210 सीट जीतेगी और ममता बनर्जी 77 के आसपास रहेंगी। ममता 80 जीती हैं, बीजेपी शायद 207 या 8 जीती। जी जी। जब व्यक्ति की कुंडली सामने हो तो राजनीतिक भविष्यवाणियां सामान्य सी बात हो जाती लेकिन गुरुजी आज के डेट में जो हम देख पा रहे हैं ना, भविष्यवाणियां तो हर कोई कर रहा है, है। लेकिन सटीक बहुत ही कम लोगों की 1% मैं कहूँगा होती है। आपकी 100% हो जाती है। देखिए, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। हाँ। आज के वक्त में कोई आता है और अपना भविष्यवाणी दे के चला जाता है। जी। मैं कहता हूँ गलत परंपरा है। हुँ। आप जिस रूल पे बात कर रहे हैं जी। वो रूल बताओ कि इस रूल के कारण ये होगा। हुँ। मैंने सारा स्पष्ट किया। हुँ। मैंने बोला नरेंद्र मोदी की वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है। हुँ। मैं दशा नहीं देखता, हुँ। मैं पराशर ज्योतिष भी नहीं करता, मैं पढ़ाता हूँ। जो नए नए बच्चे आते हैं उनको वैदिक और पराशर ही पढ़ना होता, बड़ा आसान है। हुँ। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली नॉलेज देता हूँ वो देता हूँ जैमिनी का, नाड़ी का और लाल किताब का और गोचर का। गुरुजी आपने कहा ना आप दशा पे बात नहीं करते। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर दशा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ज्योतिष में बड़ा रोल प्ले करती है दशा। आप क्यों नहीं देते महत्व? मैं छोटी बात बोलूंगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। जी। पराशर जी ने 16 प्रकार की दशाएं लिख रखी है। हुँ। अगर ऐनांश बदल दें तो दशाएं 1.5 से 2 साल फर्क हो जाती है। सब लोग एनसी लहरी ऐनांश इस्तेमाल करते हैं। केपी लगाएंगे 2 महीना का फर्क आएगा, हुँ। बीबी रमन का लगाएंगे तो 2 साल का फर्क आएगा। अच्छा। तो दशा तो 2 साल आगे पीछे हो गई। और जब 16 प्रकार की दशा है तो सिर्फ हम एक ही दशा विंशोत्तरी दशा क्यों देखें? पराशर जी ने लिखा है कि रात का जन्म हो तो अष्टोत्तरी दशा, दिन का जन्म हो तो विंशोत्तरी दशा। कुंडली में 5 ग्रह हो तो ये दशा लगेगी, 3 ग्रह हो तो ये दशा। कोई देखता है नहीं। दशाओं से भविष्यवाणियां नहीं हो सकती। मैंने अपने जीवन में आज तक दशाओं के ऊपर एक भी भविष्यवाणी नहीं दी है जो सफल हुई है। और मैं हर साल बड़े बड़े भविष्यवाणी देता हूँ गोचर पे। मैं गोचर खुद ने अनुभव किया है। अच्छा। और गोचर के द्वारा मैं पूरी कुंडली पढ़ने में सक्षम हूँ। ममता बनर्जी की धनुराशि जी। कुंडली जो होती है, कुंडली से राजयोग पकड़ा जाता है। बिल्कुल। आपने कुंडली दी, जी। मैं उस कुंडली में देखूंगा राजयोग है या नहीं, तो मैं उसको जैमिनी से चेक करूंगा। अच्छा। जैमिनी पर मुझे पूरा भरोसा है। 80% जैमिनी से राजयोग, 20% जो बचता है मैं नाड़ी ज्योति से राजयोग चेक करता हूँ। 100% राजयोग पता लग गया। अब वो राजयोग फलीभूत कब होगा वो मैं गोचर से। अच्छा। मेरे सामने जब पहली बार ममता बनर्जी कुंडली आई तो मैंने सवाल किया कि ओरिजिनल कैसे हो सकती है, इंटरनेट पे तो कुछ भी है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इनका जन्म ननिहाल में हुआ था और जिस परिवार में पैदा उसके बगल में 2 दिन पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था। तो जब ये नेता बनी तो ये तय हुआ कि इनकी कुंडली कहाँ है, तो याद आया मोहल्ले में कि 2 दिन पहले कोई और पैदा हुआ था, तो उसके डेट ऑफ बर्थ से 2 दिन कम किया गया। और ममता बनर्जी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं दुर्गा अष्टमी की रात में पैदा हुई थी, तो उसका जन्म दुर्गा अष्टमी से 2 दिन पहले हुआ था। कुंडली सामने आ गई। कुंडली जब मैंने देखी तो उसमें देवगुरु बृहस्पति की दशा 16 साल की चली थी जो बहुत बड़ा राजयोग था। उससे पहले 18 साल राहु था। ठीक है। राहु पॉलिटिक्स का कारक है। इनका मंगल राहु एक साथ बैठे हैं। बहुत खूंखार लेडीज हैं, अच्छी वक्ता है, कठोर वक्ता है। राहु में मेहनत करके राजनीति में आई। जब बृहस्पति को राजयोग देना था तो उसने इनको 2009 में पार्टी अपना जो बनाई थी, लोकसभा में अच्छी सफलता मिलती है। 2011 में विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री बनती है। 16 साल की जुपिटर की दशा होती है। 2021 में राजयोग था इसलिए जीत गई। जीत नहीं गई, धांधली करके जीती। हाँ। फ्रेश नहीं चुनाव था जी। राजयोग समाप्त हुआ, इस बार फ्रेश चुनाव हुआ, बुरी तरह हार गई। राजयोग जब समाप्त होता है तो आपके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। अब इनकी धनु राशि, लोग कहेंगे तो सामान्य सी बात है जी। कल मेरे घर पे कोई सज्जन आए थे विद्वान ज्योतिष मुझसे सीखने के लिए। जी। जब मैं छोटे छोटे रूल बनाऊं, बोले सामान्य सी बात है। मैंने कि सामान्य पे ही मैं भविष्यवाणियां करता हूं। आप जिन लोग चीज़ों को सामान्य सोच के छोड़ रहे हैं वही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, उसी पे पूरी भविष्यवाणी चलती। धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया थी, सामान्य सी बात है। कुंडली का जो राजयोग था वो समाप्त हो गया था। तो जब राजयोग समाप्त हो गया
तो कुंडली में जब खराब समय चलेगा, शनि की ढैया हो, शनि की 7.5 हो, कुछ भी हो, वो राजयोग जो समाप्त हुआ आपको बर्बाद कर देगा। जी। अब जो भी राजनेताओं के अभी चुनाव होने वाले हैं, जब उनकी जन्म पत्रिका सामने होगी और जब चुनाव का डेट निकलेगा, क्योंकि बिना चुनाव का डेट निकले मैं भविष्यवाणी नहीं करता। अच्छा। बंगाल चुनाव में भी 2 डेट थे। जी। पहला डेट बहुत अच्छा था, मैंने कहा इस दिन अच्छा चुनाव होगा, हिंसा नहीं होगी और लोग इस समय बीजेपी के पक्ष में वोट देंगे। दूसरा चरण बहुत खराब था, मैंने कहा हिंसा होगी, बूथ कैप्चरिंग होगी, चुनाव रद्द होंगे और ये ममता बनर्जी को बर्बाद करेगा। दूसरे चरण में 130 सीटें जीती थी, वहां घट करके 60 रह गई। तो बस राजयोग था, तो भविष्यवाणियां थी। गुरुजी, जिस तरह से आपने ममता बनर्जी की डंके की चोट पर भविष्यवाणी करी, ऐसे युद्ध पर भी आपकी डंके की चोट पर भविष्यवाणियां हुई थी। आगे क्या लगता है आपको? आपकी भविष्यवाणी और क्या कहती है? क्या ममता बनर्जी का अब जो पॉलिटिकल करियर था, वो खत्म हो चुका है? क्योंकि जब हमने देखा ना, मोदी लहर जब से शुरू हुई, तो जहां-जहां बीजेपी की सरकार आई, वहां पर विपक्ष पूरी तरह से खत्म हुआ। तो क्या ममता बनर्जी का करियर अब खत्म है? पूरी तरह। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था राजयोग समाप्त हो गए हैं। 2026 में राज्यसभा टूटेगी, हाँ। 2028 में लोकसभा टूटेगी और 2029 में विधानसभा टूटेगी। अच्छा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 1 महीना के अंदर की विधानसभा टूट गई, हुँ। लोकसभा टूटने जा रही है जी। और राज्यसभा भी टूटने जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका और बुरा वक्त आ रहा है दिसंबर 2026 से। अभी और बुरा वक़्त देखने को मिलेगा? और बुरा वक्त आ रहा है, और बुरा वक्त तो दिसंबर क्या हो 2026 से। सकता है गुरुजी? एक बोल्ड जेल, प्रेडिक्शन अगर मैं आपसे लूँ, जो अभी अभी तक आपने नहीं दी। अभी तो जेल जा रही है। ममता बनर्जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे जेल जाएंगी। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है हाँ, गुरुजी मैंने ये। बोल रखा है 15 जुलाई तक अभिषेक बनर्जी जेल जा रहा है। 15 जुलाई तक हाँ। अभिषेक बनर्जी जेल रहा है, ये मैंने बोल रखा था मार्च में। जी। आज मैं बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी 2 से 3 महीना में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जेल जाएंगी। दिसंबर के बाद इनकी हेल्थ खराब होगी और दिसंबर 2026 से लेकर मई 2028 के बीच में कहने के लिए पार्टी रहेगी, हाँ। कार्यकर्ता नहीं होंगे, हुँ। कुछ नहीं होगा। हुँ। पैसे खत्म, जनाधार खत्म, इज्जत खत्म, नोटा को इनसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, अच्छा। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। तो ये तो उद्धव ठाकरे आज भी खड़े हैं, हुँ। ये खत्म हो गई, खत्म हो गई। वहाँ पे मतलब करियर कांग्रेस, पूरी तरह से अब इनका ठप है। वहाँ पे कांग्रेस रिवाइव करेगी। हाँ। मुझे लगता है विपक्ष में अगले चुनाव में कांग्रेस आएगी। जी। तो गुरुजी, जिस तरह से और एस्ट्रोलॉजरों को मैं देखता हूँ, जब वो हम किसी की कुंडली देखते हैं, घंटों लगा देते हैं कुंडली को देखने में, एनालाइज़ करने में कि किसके जीवन में क्या कुछ है। लेकिन आपकी एक चीज़ बहुत पसंद आई, जो सुना भी, कि मात्र 5 से 10 मिनट लगते हैं आपकी कुंडली देखने में। इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? लोग दावा करते हैं कि कोई भी 10 मिनट, 15 मिनट कुंडली नहीं देख सकता, और आप वहीं 10 मिनट के अंदर कुंडली देख देते हैं। 10 मिनट तो आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। ये भी ज़्यादा? मुझे डेट ऑफ बर्थ डालने में हाँ। 10 से 12 सेकंड लगते हैं। जी। चक्र सामने आ जाए हाँ। तो मेरी आंखें बोलने लगती है। मैंने चक्र पे निगाह गई नहीं कि मैं प्रोडिक्शन चालू, अच्छा। और 1.5-2 मिनट में पूरी कुंडली खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड ज़बरदस्त है। जी। मैं 1 मिनट में 40-50 लाइन बोल दूंगा। अच्छा। तो अभी मेरे पास रोज लोग आते हैं। हाँ। 2.5-3 मिनट में पूरी कुंडली मेरी तरफ से वन वे खत्म हो जाती है। मैं किसी सवाल नहीं लेता, जी। मैं कहता हूँ आप डेट ऑफ बर्थ दे दो, कुंडली जो दिखेगी, बुरा है बुरा से शुरू करूँगा, अच्छा अच्छा शुरू करूँगा। मैं समय का मास्टर हूँ, 1 सेकंड बता सकता हूँ समय कैसा चल रहा है, हुँ। और मेरी गणना मुश्किल से 1 मिनट में खत्म हो जाती है। मैं अलग तरीके का ज्योतिष तो करता हूँ। गुरुजी, कभी आपकी भविष्यवाणी गलत हुई, किसी की कुंडली आपने देखी और वो गलत साबित हुई हो? मैं अगर किसी कुंडली पे 10 भविष्यवाणी दिया हूँ, हुँ। हो सकता है एक आध गलत हो जाए, हुँ। गारंटी नहीं है। जी। 8-9 तो सही हो जाती हैं, और अगर व्यक्ति 2-3 बार दिखा लिया हुँ। तो गलतियाँ वो भी नहीं होती। और मैं जिनसे भी मिलता हूँ किसी को जानता नहीं हूँ। हुँ। लोग डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अपना व्हाट्सअप करते हैं, जी। फीस जमा करते हैं। हुँ। मैं कहता हूँ कोई सवाल नहीं चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आई, मैं आपका साल 2 साल पीछे से देखना चालू करूँगा, समय कैसा था, अच्छा था या बुरा था। हुँ। बुरा था वहाँ से चालू करूँगा, अच्छा था वहाँ से चालू करूँगा, और अगले 1-2 साल तक कैसा समय। अच्छा। और उसके बाद में बोलता हूँ आपके जो सवाल है आप सवाल कर ले। कभी होती होंगी एक आध साल में, 1% बहुत कम है। अच्छा। मैं जो रूल देता हूँ, हाँ। मैंने तो कई रूल दे रखे हैं, जी। मैं जो रूल देता हूँ इस रूल को आप उठाओ और किसी कुंडली पे लगाओ। हुँ। अगर आपने 100 कुंडलियों पे लगाया, हुँ। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 90-95 कुंडलियों पे लागू होती है। एक रूल बस? कोई रूल, मेरे जो रूल बोलूंगा, हाँ। मेरा जो रूल है, 10 सेकंड लगेगा लगाने में। किसी कुंडली पर अप्लाई करने में मात्र 10 सेकंड जी। लगेगा, उसमें ज़्यादा गणित नहीं होता। अच्छा। आप लगाओ,
और उसको 100 जन्म पत्रिका पे रूल लगाओ, चाहे राजा हो या रंक हो, उससे कोई मतलब नहीं। 90-95 कुंडलियों पे हाँ बोलेगा। जो 2-4-10 पे नहीं बोलेगा उसका कुछ और कारण होगा जो मैं यहाँ विस्तार से नहीं समझा सकता। कई बार ग्रह चलित में आगे पीछे हो जाते हैं, जी। तो चलित में आगे पीछे हो गए तो रिजल्ट नहीं देगा। अब जैसे शुक्र किसी की कुंडली में जी। चौथे घर में बैठा और उसका दूसरा घर और 7वां घर खाली हो और पुरुष की जन्म पत्रिका हो, तो उसके जीवन में 2 विवाह के योग बनेंगे। एक विवाह पत्नी घर में रखेगा और एक विवाह करके बाहर रखेगा, पैरेलल। और सेकंड और 7वें में ग्रह बैठे हैं, तो एक घर वाली एक बाहर वाली। और ये उठाए रूल लोग लगाएं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 में 90 जगह लगेंगे। कई बार हमारे पारिवारिक संस्कारों के कारण भी हम अपनी विचारधारा पे नियंत्रण स्थापित करते हैं। शुक्र मंगल अगर कुंडली में एक साथ हो तो व्यक्ति के अंदर वासनाएं ज़्यादा होती हैं। अगर नवमांश कुंडली में एक साथ बैठा है शुक्र मंगल, तो व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ज़्यादा योग पाए जाते हैं। मैं तमाम रूलों पर चर्चा करता हूँ। मैं हमेशा जो भी भविष्यवाणी देता हूँ, जो भी रूल बताता हूँ, इस रूल के द्वारा ये रिजल्ट आएंगे और ये रूल कोई भी लगा सकता है। तो क्या गुरुजी जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर गोचर को देखकर शादी के बारे में बता देते हैं, स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ तक कि मृत्यु कब होगी इसके बारे में भी, या राजनीतिक सफर कैसा रहेगा, तमाम तरह की भविष्यवाणियां या मैं कहूँ कि कुंडली देखकर जो बताया जा रहा है गोचर देखकर, ये सही है कि सिर्फ गोचर देखकर इतनी भविष्यवाणी कर देना सही है? गोचर देखने किसी को नहीं आता। ऐसा गोचर क्यों? अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, देखने किसी को नहीं आता। मैं तो हजारों एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ। कहाँ गलती हो रही है? गोचर देखना अपने आप में एक कला है जी। नाड़ी ज्योतिष में कोई दशा नहीं होती, नाड़ी ज्योतिष में गोचर चलता है। जी। मैं 4 प्रकार की नाड़ी ज्योतिष जानता हूँ। लोग क्या करते, शनि के राशि परिवर्तन को देख लेंगे, 7.5 को देख लेंगे। बृहस्पति का गोचर कोई देखता ही नहीं, राहु का गोचर कोई देखता ही नहीं। अब मैं आपके यहाँ रूल पे ही बात कर लेता हूँ, 2-4 रूल बता देता हूँ। अभी मिथुन राशि पे बृहस्पति चल रहे थे 2 जून 2026 तक। जितने मिथुन राशि वाले थे, जितने, उनकी स्थिति खराब थी। मैं उनकी कुंडली नहीं देख रहा, कुंडली कितनी बड़ी राजयोग है, राजयोग है या नहीं है, और उनका दशा कैसी थी, कैसा समय था। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, सिर्फ एक मिथुन राशि जिनकी कुंडली में मिथुन राशि है वो अपने आप से सवाल करे कितने परेशान थे। 15 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 मेरे पास जितने भी मिथुन राशि कुंडलियां आई, मेरे पास पॉडकास्ट को सुनने के बाद 2 ही लोग आ रहे हैं, मिथुन राशि और कुंभ राशि। राशि के ऊपर जब राहु चला जाए तो आप बहुत खराब स्थिति में रहते हैं। राहु का गोचर किसको पता है कहाँ जाया। कुंभ राशि वाले भी परेशान चल रहे हैं, कुंभ राशि के ऊपर राहु चल रहा है। और मैंने फरवरी के लिए बोला था नवंबर में कि कुंभ राशि वालों का 5 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल का समय बहुत खराब है। और मेरे पास अगर 10 लोग आए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो 10 में 10 कुंभ राशि के थे कि आपने कुछ नहीं बोला, इससे ज़्यादा खराब स्थिति थी। और आपने हमारी कुंडली तो देखी ही नहीं। उसके बाद मिथुन राशि वाले आ रहे हैं, तो मैं गोचर पे ही आपकी पूरी भविष्यवाणी रख दूंगा। अब जैसे कर्क राशि पे बृहस्पति प्रवेश कर रहा है, कर चुका है, कर्क राशि वालों को उतना अच्छा समय नहीं है। ये रूल तो किताबों में लिखा गया है, लोगों ने प्रैक्टिकल कहाँ लिया। लोग तो बड़ी बड़ी चीजों में लग जाते हैं। दशाएं रिजल्ट नहीं देती, 100 में 90 जगह दशा रिजल्ट नहीं देती ना, गोचर 200% रिजल्ट देता है। तो आपने कभी ऐसा देखा, कुंडली देखी हो जिसमें दशा खराब थी लेकिन गोचर ने इंसान को रंग से राजा बना दिया हो? मैं तो रोज यही काम करता हूँ। आप इसको उलट दीजिए सवाल को। हाँ। मेरे पास तमाम लोग आते हैं, गुरु जी ये दशा बड़ी अच्छी है, राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है, और इस बात को 20 लोगों ने बोला है कि हाँ ये दशा बहुत अच्छी है, राजयोग है, आपकी किस्मत बदल जाएगी। हम इस दशा के लिए प्रतीक्षा करते हैं, इस दशा को आए 4 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। एक मेरे जानने वाले हैं जिनका शुक्र 10वें घर में बैठा, तुला राशि का, और उनकी कुंडली मकर लगन की और उनकी कर्क राशि जी। अब मकर लगन में शुक्र बहुत बड़ा राजयोग होता है, 10वें घर में स्वगृही बैठा है बुध के साथ, इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता। बुध भाग्य, शुक्र कैरियर का प्लान, दोनों एक साथ 10वें घर में। ठीक है। वो मेरे पास कुंडली दिखाने आए, लगे अपनी राम कहानी सुनाने। मैंने कहा सुन लीजिए, मुझे आप अपनी कोई राम कहानी ना बताएं, मेरे को सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे दीजिए जी। आप अगर राम कहानी बतानी हो तो मैं जो कुंडली पढ़ दूं तब बताइए। कुंडली मेरे सामने आई, मैंने देखा, 2 मिनट बड़ी गहराई से देखा। मैंने उनके बारे में 4 चीज़ बोली। मैंने बोला कि आपकी कुंडली बहुत बड़ी है,
आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा। 2020 से आपका समय खराब चल रहा है, और संजोग कहें कि 2020 से ही शुक्र की महादशा लगी थी। अच्छा। उससे इसका संबंध नहीं है, मेरा गोचर संबंध रखता है। ठीक है। अब मैं कैसे बोला इसको मैं खोल देता हूँ, मैं रूल रूल बता के चलता हूँ, जी। ये रूल हर जगह लगाओ। राशि से सप्तम शनि बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। और कर्क राशि के लिए राशि से सप्तम शनि था जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2023, खराब गया। जिनकी भी कर्क राशि, सबके लिए बोल रहा हूँ जी। सबके लिए, कुंडली अच्छी हो बुरी हो बड़ी हो अच्छा। छोटी हो, मैं आधे सेकंड में जो भविष्यवाणी देता हूँ, आप 6 घंटा कैलकुलेशन करेंगे तब भी आप इतने दावे के साथ नहीं बात कर सकते। उसके बाद शनि की ढैया लगती, ढैया तो कमजोर होती है जी। उसके बाद बृहस्पति का गोचर कर्क राशि के लिए खराब चल रहा था, और अब तो बृहस्पति कर्क राशि में ही प्रवेश कर गया। तो जो कर्क राशि के लोग हैं, ये 2020 के बाद कोई बड़ी सफलता नहीं पाए हैं, सामान्य जिंदगी चल रही है। इनका टॉप समय 2027 में आ रहा है। अच्छा जी। गुरुजी, शनि के भी आपने जिक्र, शनि की 7.5, शनि के नाम पर भी ना मार्केट में लोग को बहुत डराया जा रहा है। तरह तरह की बातें लोग करते हैं शनि के नाम पर, शनि की 7.5 ढैया, लोग डर जाते हैं, जो जैसा कहता है उसको मान लेते हैं। आप क्या कहते हैं कि शनि की 7.5 से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? इसका एक लाइन में जवाब नहीं है। चंद्रमा के ऊपर जब शनि जाता है तो मैं 7.5 मानता हूँ। अच्छा। जैसे चंद्रमा है आज के वक्त में मीन राशि का, जी। कुंभ में जब शनि था तो मीन राशि के ऊपर 7.5 लगी। चंद्रमा से एक घर पीछे जब शनि आता 7.5 लग जाती है, और जब एक घर आगे तक रहता 7.5 चलती है। मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 कठिन चल रही है, कुंभ राशि की उतर रही है। एक राशि के धरती पे कम से कम 60 से 70 करोड़ लोग हैं। जी। आप अष्टक वर्ग के बगैर निर्णय नहीं कर सकते। अष्टक वर्ग? हाँ, अष्टक वर्ग जी। के बगैर गोचर का निर्णय नहीं हो सकता। अब जिनकी मीन राशि है, अब किसी का अगर 6 पॉइंट का शनि चल रहा है तो उसको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी होगी, उसका रहना खाना पीना कैरियर धन सब ठीक रहेगा। चंद्रमा के ऊपर जब शनि जाता है तो आपका वक्त खराब हो जाता है। अब किसी का शनि 0 पॉइंट हो, वो आत्महत्या भी कर लेगा, एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाएगी 7.5 में। किसी का 1 पॉइंट हो, पैसे की बर्बादी हो जाएगी, बर्बाद होकर घर बैठ जाएगा। लेकिन अगर किसी का 6 पॉइंट का शनि चल रहा है तो उसका कोई बुरा नहीं होगा, मन उदास रहेगा। चंद्रमा के ऊपर जब शनि जाता है तो आप खुश नहीं रहते। अष्टक वर्ग के बगैर 7.5 नहीं बोली जा सकती। चंद्रमा के ऊपर जब शनि चल रहा उस समय बृहस्पति का गोचर और राहु का गोचर अगर सपोर्ट में है तो 7.5 आपको सपोर्ट करेगी। अच्छा। लेकिन अगर चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहा हो और उस समय आपका बृहस्पति और राहु खराब चल रहा हो, जैसा भी कुंभ राशि, कुंभ राशि की उतरती 7.5 धन का नुकसान देती है, और उस राशि के ऊपर राहु चल रहा है जी। राशि का राहु पागल कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। मैंने नवंबर 2025 में बोला था अपनी पॉडकास्ट में कि कुंभ राशि वालों के लिए 5 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल का समय तबाही का समय। बहुत से लोगों ने सवाल किया उपाय, मैंने कहा इसका कोई उपाय नहीं। आपको वक्त पता लग गया, भगवान की पूजा करें, शनि देव की पूजा करें, शनि मंत्र का जाप करें, शनिवार को उपवास रखें, इससे आप गिरते पड़ते इस समय को पार कर लेंगे। जब फरवरी लगी तो उसके बाद इतने मैसेज आने लगे, मार्च तक तो कुंभ राशि वाले इतने परेशान हो गए। मैं पॉडकास्ट दिया था, मेरी कहीं रील चल रही थी, तो मैं जहाँ रहता हूँ तो उसी के बगल से एक लड़के का फ़ोन आया कि गुरुजी आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है आप मिल लीजिए। जब उसने एड्रेस मांगा तो मैंने एड्रेस दिया, तो बोला कि मैं आपकी सोसाइटी में ही रहता हूँ। मेरी सोसाइटी में बहुत से लोग नहीं जानते क्योंकि मैं दिन भर टेलीफोन पे रहता हूँ, मैं घूमता तो हूँ नहीं। तो आए मेरे घर पे, बोले कि मैं रील देख रहा था, रील में आपने बोला था कुंभ राशि वाले खून के आंसू रोएंगे, और उसने बोला कि मैं सुसाइड करने की 4 दिन से सोच रहा हूँ, मृत्यु तुल्य मानसिक कष्ट। आए, मैंने समझाया कि इतने दिन में ठीक होगा। गोचर मेरा ब्रह्मास्त्र है, मुझे कुंडली देखने के लिए आपकी दशा की जरूरत नहीं है। मैं गोचर से आपकी वह भविष्यवाणी कर दूंगा जो आप ये सोचेंगे कि इसने लाइव टेलीकास्ट कैसे कर दिया। मैंने 20 लाख से ज़्यादा जन्म पत्रिका देखी है और गोचर पे, तो मेरा गोचर पे जो अनुभव है, लोगों को बुध का गोचर देखने नहीं आता, बृहस्पति का गोचर देखने नहीं आता, सिर्फ शनि की 7.5 आती है, राहु चेंज कर रहा है, बृहस्पति चेंज कर रहा है। अभी जैसे बहुत से लोग थे
लोगों ने कहा कर्क राशि पे बृहस्पति आ रहा है, आपका समय बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत हम्म। बढ़िया आ रहा है। एक सज्जन कल ही फोन किए थे, गुरुजी मुझे कुछ काम थे, अब मैं काम को रोके था, जी। कर्क राशि का बृहस्पति आएगा तो काम शुरू करूंगा। उच्च का बृहस्पति हो रहा है। मैंने कहा जिंदगी का सबसे बुरा समय चालू हो गया। अच्छा। राशि का बृहस्पति पैसे की बर्बादी और डिप्रेशन देता है, तो इसलिए आप कर्क राशि के बृहस्पति में कोई काम नहीं करेंगे। बोले क्यों? मैंने कहा राशि के ऊपर जुपिटर जिंदगी का बुरा वक्त होता है। मैंने 12 साल पीछे ले गया उनको। मैंने बोला 2014 जून से लेकर 2015 जुलाई के बीच में बोले बर्बाद हो गया था। मैंने कहा वहीं से मैं रिपीट हो गया। मैं गोचर रिपीट करके दिखा दूंगा। 30 साल पहले रिजल्ट दिया, हाँ, तो 30 साल बाद यही होगा। जी जी। उस समय गंवाने के लिए 100 रुपया थे, इसलिए 100 रुपया गंवाए। इस समय गंवाने के लिए 10 करोड़, 10 करोड़ गंवाएंगे। राशि का जुपिटर किसी किताब में नहीं लिखा गया और किसी ज्योतिषी को दिमाग में भी नहीं है कि राशि का जुपिटर स्वीट पॉइजन होता है, 7.5 से 10 गुना खराब होता है। अच्छा। एक एक पद्धति को मैं सीखना पड़ा। गोचर और कारक के लिए मुझे जैमिनी सीखनी पड़ी जी। नाड़ी सीखनी पड़ी। नाड़ी के गोचर कारक अलग है। अब जैसे नाड़ी ज्योतिष में जी केतु बेटा होता है। ये वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष में कहीं इस बात की चर्चा नहीं। एक शब्द पढ़ने के लिए मुझे पूरे शास्त्र को अध्ययन करना पड़ा, और कितनी कठिनाई से अध्ययन करना पड़ा। तेलुगु मुझे आती नहीं है, वहाँ भाषा का ज्ञान नहीं है, और जब तक पूरी शास्त्र आप नहीं पढ़ेंगे चीज़ें पकड़ नहीं पाएंगे। एक एक शब्द ढूंढने के लिए मुझे कई साल मेहनत करनी पड़ी। तो जैमिनी और नाड़ी, ये दो पद्धति मुझे प्रिय है। इससे रिजल्ट 101% एक्यूरेट आते हैं। और जो मेरा ब्रह्मास्त्र है गोचर है। मैं गोचर के बगैर कोई कुंडली नहीं देखता, और गोचर में बिना अष्टक वर्ग के नहीं देखता जी। अगर मान लीजिए कि किसी का कर्क राशि का जुपिटर खराब है, मैं बोल रहा हूँ खराब है, अगर 8 पॉइंट का जुपिटर उसका चल रहा, अधिकतम 8 ही पॉइंट होते हैं। अच्छा, मैं नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका 2007 से पढ़ रहा हूँ। जब जब उनका 7 पॉइंट आता है बड़ी राजनीतिक उपलब्धियां मिलती है। अगर किसी का इस समय कर्क राशि में 8 पॉइंट का जुपिटर चल रहा है तो उसका बुरा समय नहीं आ सकता। राजा नहीं बनाएगा, बर्बाद करने वाला जो समय चल रहा है आपको बर्बाद नहीं होने देगा। अच्छा, लेकिन अगर 8 पॉइंट का जुपिटर मान लीजिए किसी की दूसरी राशि है और आ गया, वो राजा बनेगा। बृहस्पति का गोचर राशि से दूसरा, राशि से 5वां, राशि से 7वां, राशि से 9वां, राशि से 11वां टॉप का होता है। अगर मान लीजिए इस समय किसी की जन्म पत्रिका में कन्या राशि में राशि से 11वां बृहस्पति हुआ, 8 पॉइंट का जुपिटर होगा, 100 गुना तरक्की करेगा। अच्छा, राशि से 11वां, राशि से 9वां बृहस्पति आ जाए, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट आ जाए, तो वह व्यक्ति कम से कम 100 गुना तरक्की करेगा। बिना अष्टक वर्ग के अगर कोई कुंडली पढ़ रहा है। अष्टक वर्ग आप बार बार जिक्र करें गुरुजी, क्या है अष्टक वर्ग? मैंने अष्टक वर्ग लोगों को सिखाया है। हाँ। कोई देखता, आज भी नहीं देखते लोग। 100 में मुश्किल से 0.1% लोग अष्टक वर्ग जानते हैं, जो सर्वाष्टक वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं गोचर अष्टक वर्ग से देखता हूँ, और गोचर में बुध का गोचर सबसे खतरनाक होता है। तो अष्टक वर्ग से जो भविष्यवाणियां होती हैं वो सटीक बनती हैं। ग्रह किस ताकत में चल रहा है। जैसे आज गुरु कर्क राशि में प्रवेश किया, ठीक है, किसी में 8 पॉइंट होगा, किसी में 4 पॉइंट होगा, किसी में 0 पॉइंट होगा। जिसका 0 पॉइंट होगा बर्बाद करेगा, और जिसका 8 पॉइंट होगा उसको राजा बनाएगा। ये कितनी ताकत 8 ग्रहों ने दी है उसको। 7 ग्रह और लगन मिला के 8 होते हैं। राहु केतु एग्जिट नहीं होता। तो 8 ग्रहों ने अगर उस ग्रह को ताकत दी है तो वह ग्रह अपना रिजल्ट देगा। अच्छा, और गोचर अभी जैसे कर्क राशि पे बुध जाने वाला है, और उस पर रुकेगा, बकरी होगा 2 महीना 5 दिन के लिए, 2 महीना 5 दिन के लिए रुकेगा, बकरी भी होगा, और थोड़े दिन के लिए मिथुन राशि में बकरी होकर आएगा जी। राशि का सूरज भी खराब होता है, राशि का बुध तो पागल कर देता है, और राशि का गुरु तो मैं बोलने डिप्रेशन देता है। अच्छा, तो अब कल्पना करिए कि 15 जुलाई से 15 अगस्त सूरज होगा कर्क राशि। अगाऊ भविष्यवाणी दे रहा हूं जी। कर्क राशि पे बृहस्पति भी है, और कर्क राशि पे बुध जा रहा है जून लास्ट में, और रहेगा वहां 2 महीना 5 दिन। ये कर्क राशि वालों की बैंड बजने जा रही है जुलाई अगस्त। अच्छा, उतना बुरा नहीं होगा जितना कुंभ का हुआ था। हाँ। क्योंकि वहां अगर कर्क पे शनि और राहु बैठा होता, इस समय शनि और राहु अगर कर्क पे बैठा होता तो कर्क राशि वाले सुसाइड करने की सोचते। कुंभ राशि के ऊपर राहु था, कुंभ राशि के ऊपर मंगल था, कुंभ राशि के ऊपर बुध बकरी हुआ था 2 महीना 5 दिन के लिए, 5 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल।
सूरज था 15 फरवरी से 15 मार्च, राहु था और मंगल भी आके बैठ गया था। जी इसी कारण युद्ध भड़का था, इसी कारण कुंभ राशि वाले परेशान थे। कर्क राशि वाले डिस्टर्ब रहेंगे। अगर सारी खतरनाक स्थिति बन जाए कि राशि के ऊपर राहु हो, राशि के ऊपर मंगल आ जाए, राशि के ऊपर बुध बकरी हो जाए, राशि के ऊपर सूरज आ जाए, तो फिर वो राशि को भगवान ही बचा सकते हैं। तो गुरुजी, जब आपने राशियों का जिक्र किया तो एक छोटा सा सवाल और इस बीच में मैं ले लेता हूँ। अभी 2 जून को हमने देखा गुरु का ट्रांजिट हुआ। तो गुरु का ट्रांजिट कौन कौन सी राशियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? सबसे पहले कर्क राशि। जो अपनी खुद की राशि है गुरु की। हाँ, राशि के ऊपर जुपिटर आ गया। हाँ मैं बार बार राशि बोलता हूँ, कंफ्यूज मत हुई। जी जैसे कुंभ राशि है तो मैं राशि कुंभ राशि हाँ बोलूंगा। राशि के ऊपर जो भी राशि है उसके ऊपर अगर बृहस्पति आ गया तो 1 साल के लिए समय खराब। बिजनेसमैन बर्बाद हो जाएगा, अच्छा नया काम करेंगे फ्लॉप कर जाएंगे, डिप्रेशन देता है। राशि का जुपिटर जो होता है, जी जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े बदलते हैं 1 नंबर, या सर्प केचुल बदलते हैं, पेड़ पत्ते बदलते हैं, उस तरह हम पुरानी विचारधाराओं को छोड़ते हैं, नई विचारधाराओं को ग्रहण करते हैं। जी मेरे हिसाब से सबसे खराब स्थिति कर्क राशि की। कर्क राशि। हाँ, उसके बाद बृहस्पति इतना बुरा नहीं है, हम्म, अष्टम भी चलते इतना बुरा नहीं है। 10वां बृहस्पति जलील कराता है, राशि से 10वां बृहस्पति जलील कराता है। राशि के बृहस्पति, राशि से 10वां बृहस्पति दोनों का बहुत खराब मानिए। उसके बाद 6वें 8वें को मैं इतना बुरा नहीं मानता। जी काम चलते रहते हैं। 6वें बैठ करके कैरियर धन को देखता है, 8वें बैठ के धन को देखता है, और धन आ रहा है तो कोई कष्ट नहीं है। बिल्कुल। राशि का जुपिटर डिप्रेशन, धन का नाश, कैरियर का नाश। राशि से 10वां बृहस्पति सामूहिक जलालत कराता है। और जिनकी भी कन्या राशि थी, कन्या राशि वालों का बुरा वक्त 15 मई से चालू हुआ था और 1 जून 2026 तक था। उसमें जलालतें भी हुई हैं, अपमान भी हुआ है, परेशानियां भी खड़ी हुई हैं, क्योंकि राशि से 10वां बृहस्पति भी अच्छा नहीं होता। तो 2 जगह बृहस्पति बहुत गंदा है। उसके बाद खराब है 6ठे 8वें। टॉप का है, सबसे टॉप राशि से 11वां बृहस्पति। अच्छा और इस समय राशि से 11वां बृहस्पति कन्या राशि के लिए चल रहा है। मैं हमेशा कन्या राशि वालों को बोलता था कि जितनी बुरी स्थिति चल रही है, 1 जून के बाद टॉप समय आ रहा है। अच्छा फिर राशि से 9वां टॉप का समय होता है, वृश्चिक राशि वालों का आ गया। उसके बाद राशि से 5वां मीन राशि वालों का आया। उसके बाद राशि से 7वां मकर राशि का आया। फिर राशि से दूसरा मिथुन राशि का आया। तो अगर गोचर पूछ रहे हैं तो बृहस्पति का सबसे टॉप पोजीशन होती है राशि से 11वां। जी पुत्र नहीं है पुत्र हो जाएगा, शादी नहीं हो शादी हो जाएगी, कैरियर नहीं कैरियर खड़ा हो जाएगा, पैसे की दिक्कत है पैसे की बारिश हो जाएगी। राशि से 11वां बृहस्पति दौलत की बारिश कराता है। और जितने कन्या राशि वाले हैं उनका टॉप समय आ गया। कन्या राशि वालों। हाँ, 1 साल बहुत गंदे गए, हाँ जलील हुए, जी बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। उसके बाद मीन राशि, हाँ वृश्चिक राशि, मकर राशि और मिथुन राशि। जी तो हमेशा टॉप समय याद रखिए। मैं 1 सेकंड लगता है मुझे देखने में, 1 सेकंड का मतलब 10 सेकंड। नज़र गई, आप अपना चार्ट लाइए, नज़र गई, मैं 5 लाइन बोल दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता था। इसलिए तो गुरुजी आपकी भविष्यवाणी डंके की चोट पर सच होती है। मैंने जो भी भविष्यवाणी दी थी हाँ। गोचर पे दी थी, मैं गोचर ही करता हूँ। तो और गुरुजी, एक दो भविष्यवाणियां। गोचर देखने किसी को नहीं आता, ये भी मैं साफ साफ बोलूँ। सिर्फ 7.5 ही देखने आती है लोगों को। हाँ अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, जी आप मुझे सिर्फ चक्र दे दीजिए हाँ जिसमें 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती है। अगर आपने उसकी डिग्री दे दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तो उस चक्कर पर मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ, मुझे उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। जी अगर आपने डिग्रियां दे दी तो मेरा ब्रह्मास्त्र दे दिए, क्योंकि जैमिनी में डिग्रियां चलती है। हाँ। और डिग्रियों से नवांश बनता है। अब जैमिनी का एक सूत्र खोलता हूं आपको। जी रोज शादियां हो रही हैं, हाँ रोज डिवोर्स हो रहे हैं। मेरे पास जब लोग आते हैं कुंडली बनवाने, एक तो मैं बनाता नहीं, समय नहीं है, लेकिन जब लोग आते हैं मैं 1 आध 2 कुंडलियाँ लेता हूँ। मेरे पास 2 साल पहले एक सज्जन आए, बोले कि आपने मेरे बेटे की कुंडली जब बनाई थी तो राजयोग बताया था, लेकिन उसमें साथ में ये भी लिख दिया था कि डिवोर्स होगा। जी बात आई गई हो गई, कोई ध्यान नहीं दिया। बोले जब शादी इसकी हो रही थी तो हम लोग इसकी 2-3 बार कुंडली चेक करा लिए। मैंने सोचे कि आपने लिख रखा है, कुंडली चेक करा ली, कुंडली हो गई। शादी के 3 महीना बाद लड़की अपने घर चली गई और 2 साल के अंदर डिवोर्स हो गया। तो हम आपको ढूंढते ढूंढते आए, क्योंकि अब जैसे भी ढूंढ रहे हो। जी मैंने उस कुंडली को देखा, मैंने कि इस कुंडली में डिवोर्स था। और इसका रूल मैं बता देता हूँ, आधा सेकंड में, अगर आधा सेकंड बोल रहा हूँ तो आधा सेकंड ही लगता है रिजल्ट देने में। जी
कुंडली में जो सबसे अंतिम डिग्री का ग्रह होता है वो विवाह का प्लेनेट होता है जैमिनी ज्योतिष में। कितने सबसे कम डिग्री, राहु केतु हटा दीजिए, अच्छा। जो सबसे लास्ट डिग्री का ग्रह है, कई बार 2 डिग्री का होता है, कई बार मान लीजिए सारे ग्रह 18 डिग्री के अंदर ही हैं, तो जो सबसे कम डिग्री का ग्रह है वो आपका विवाह का प्लेनेट है। जी। उससे जो ऊपर की डिग्री है, मान लीजिए 9 ग्रह, 7 कारक हैं, अंतिम डिग्री है 7 डिग्री, और एक उससे बड़ी डिग्री है 9 डिग्री। तो जो सबसे अंतिम डिग्री का विवाह का है, जो उससे ऊपर की डिग्री का है जिसको बोलते हैं ज्ञाति कारक। अगर कलत्र कारक और ज्ञाति कारक कुंडली में एक साथ बैठा है, आजकल सब प्रेम कर रहा है, तो उसका प्रेम विवाह तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा। और जब प्रेम का जमाना नहीं था तो शादियां जल्दी फाइनल नहीं होती थी, लोगों 3-3 4-4 साल लग जाते थे। आजकल प्रेम का जमाना, प्रेम होता है, प्रेम असफल हो जाता है। नवमांश कुंडली शादी के बाद काम करती है। अगर नवमांश कुंडली में अगर ज्ञाति कारक और कलत्र कारक, सबसे लास्ट डिग्री का प्लेन विवाह यानी कलत्र, उससे ऊपर की डिग्री ज्ञाति कारक, अगर नवमांशा में दोनों एक साथ बैठ गए कहीं भी तो आपका डिवोर्स होगा। अगर नवमांशा में विवाह स्थान पर ज्ञाति कारक बैठ गया तो भी आपका विवाह खराब होगा, और अगर कलत्र कारक और ज्ञाति कारक अगर नवमांशा में कहीं बैठ गए तो भी डिवोर्स होगा। और मैं इतना ही रूल देखता हूँ, इसको देखने में मुझे लगता है मुश्किल से आधा सेकंड। तो गुरुजी जो 36 के 36 गुण मिला लेते हैं, हम देखते हैं उनके भी डाइवोर्स हो जाते हैं। आपके हिसाब से कितने गुण पे भी शादी सफल हो सकती है और 36 गुण के बाद भी असफल क्यों हो जाते हैं, डाइवोर्स क्यों हो जाते हैं? मैं गुण को नहीं मानता। ऐसा क्यों? गुण की जरूरत ही नहीं है। गुण देखा जाता है सिर्फ चंद्रमा से। हाँ। जैसे कुंडली आपकी है, उसमें 9 ग्रह है, हाँ। मान लीजिए आपकी मकर राशि है, जी। ठीक, और लड़की का मान लीजिए कोई भी राशि है, तो सिर्फ आपकी राशि और लड़की की राशि देखी जाती है। आपके राशि में क्या नक्षत्र है, लड़की की राशि में क्या नक्षत्र है, गुण देखने में 2 सेकंड लगते हैं। अच्छा। हो गई। आपके तो 8 ग्रह देखे नहीं गए। विवाह देखा जाता शुक्र से, सप्तमेश से, कलत्र कारक से। पहले कुंडली बनती नहीं थी, पहले लोग देखते नहीं थे, पहले शादियां टूटती भी नहीं थी, और जब आज तो शादियां टूट रही हैं। कुंडली मान लीजिए कि बहुत बढ़िया हो, मान लीजिए आपकी मकर राशि है, सामने वाले की मकर राशि है, आपकी कुंडली बहुत बढ़िया और सामने वाले की कुंडली बहुत खराब हो, गुण मिलेंगे 28। राशि सेम होने से मिनिमम 28 से 36 गुण मिलते हैं। अच्छा, राशि सेम होने से ही? हाँ, मिनिमम 28, ठीक है। अधिकतम 36। अगर नक्षत्र अलग अलग हो तो 36 हो जाएगा। हाँ। हमने देखा 28 गुण शादी करा दी है, एक की कुंडली खराब है, नहीं चला पाएगी, रोज डिवोर्स हो रहा है 36 गुण पे। मैं 1.5 गुण 1 गुण पे भी शादी करा देता हूँ, मैं गुण नहीं मानता। अच्छा। मैं कुंडली में सबसे पहले डिवोर्स खोजता हूँ। मेरी नज़रों में अगर डिवोर्स नहीं है, मैरिज लाइफ अच्छी है, तो मैं शादी करा दूंगा। मैं मांगलिक भी नहीं देखता, मैं गुण भी नहीं देखता। मांगलिक का प्रभाव एक तरीके से 27 साल तक रहता है जी। लेकिन आजकल शादियाँ 26, 27, 28 के बाद ही हो रही है। तो मैं कुंडली अलग तरीके से मिलाता हूँ, और मैं 10-20 साल पहले बता देता हूँ कि इसकी शादी डिवोर्स के लिए होगी, और होती है। रोज लोग आते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी शादियाँ नहीं कराई होंगी उससे 500 गुना ज़्यादा मैंने डिवोर्स कराए होंगे। डाइवोर्स कराए आपने? कराए होंगे, बता देता हूँ पहले से। अगर मैं 100 जन्म पत्रिका रोज देखता हूँ मिनिमम, अगर उसमें 20 जन्म पत्रिका विवाह के लिए आई तो उसमें 20 में से कम 15 कुंडली ऐसी जिसमें डिवोर्स लिखा होता है। जी। मैं सीधा बताता हूँ डिवोर्स लिखा हुआ है, और गार्जियन मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि हाँ डिवोर्स लिखा हुआ है। इतने सटीक चीज? जी, मतलब कॉन्फिडेंस। मैं डिवोर्स का मास्टर हूँ, मैं समय का मास्टर हूँ। मैं विवाह कब होंगे ये तो बता दूंगा, लेकिन कुंडली में मैरिटल लाइफ कैसी है, एक सूत्र और आपको दे रहा हूँ जी। मेरे सूत्र 10-10 सेकंड के होते हैं, लेकिन वो आजमाए होते हैं और वो कहीं गलत नहीं होंगे। जिसका भी कर्क राशि में शुक्र बैठा हो उसकी मैरिज लाइफ खराब है, मैरिज लाइफ खराब है। डिवोर्स होना ना होना बात की बात है। कर्क राशि में जिसका भी शुक्र हो, जिस महिला की कर्क राशि में शुक्र है वो अपनी मैरिज में दुखी रहेगी। चाहे जितने बड़े घर में शादी हो जाए, जितना बड़ा स्टेटस हो, जितना बड़ा उसका स्टेटस हो, छोड़ दीजिए, वो खुश नहीं मिलेगी। पुरुष की भी जन्म पत्रिका में कर्क राशि में शुक्र बैठा तो अपनी मैरिज लाइफ में खुश नहीं मिलेगा। पुरुष भी खुश नहीं मिलेगा, औरत भी खुश नहीं मिलेगी। आप कहीं भी हो, कर्क राशि किसी के चौथे घर में, किसी तीसरे हो, किसी के 12 में हो, बस इतना ध्यान रखें कि अगर कर्क राशि में शुक्र बैठा है, ये रूल आप लगाइए। मैं जो रूल बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप आंख बंद करके लगाइए। 90 कुंडलियों पर रिजल्ट देगी। 100 उठाएंगे तो 90 पर रिजल्ट है। 10 पे नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण है। चलित में आगे पीछे हो गई जी, कुछ और कारण है, कुछ आपके पारिवारिक संस्कार भी हैं। एक शेर के बच्चे को अगर इंसान के बीच में रख कर दूध पिलाया जाए
तो शेर का बच्चा खूंखार बाद में होगा जरूर, लेकिन बाद में होगा। बिल्कुल। और जब अपनी माँ के साथ रहता है तो बचपन से खूंखार हो जाता है। हम्म। तो किस देश काल परिस्थिति में आपकी परवरिश हुई है, ये भी मायने रखती है। तो गुरुजी, लव मैरिज का भी आपने जिक्र किया था। लव मैरिज भी तो बहुत ज़्यादा फेल हो जाती है, क्योंकि उसमें ना हम कुंडली नहीं देखते। उसमें सिर्फ हम एक कहते हैं ना कि प्यार, उसके ब्याह पे शादियां कर लेते हैं। इससे कैसे ठीक करें? कुंडली जो होती, विवाह किस्मत हाँ। होती है, विवाह किस्मत होती है। आप बाजार में जाते हैं, जी। सेव खरीदते हैं, हम्म। खूब बढ़िया सेव होता है, देखते हैं, समझते हैं, कीमती सेव खरीदते हैं, घर पे लाते सड़ा निकल जाता है। हम्म। लोग प्रेम करते हैं 6 साल, 8 साल, 5 साल, एक दूसरे को समझ के, हम्म। सेटिस्फाइड होके हम बड़ा खुश रहेंगे, शादी करते हैं। 4 महीने बाद विवाह खराब होने लगता है। हम्म। 2-3-4 साल में 70-80% डिवोर्स हो जाते हैं। 2-3-4 साल में 70-80%। और जो 20% चल भी रहे हैं जी। वो कंप्रोमाइज मैरिज है। अगर मान लीजिए कुंडली में मैरिज लाइफ खराब है तो आप एक अच्छे प्रेमी हो सकते हैं, एक अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते। शादी के 7 फेरे जब लिए जाते हैं तो उसके बाद ग्रह एक्टिव होते हैं। जी। उससे पहले हर आदमी अच्छा इंसान होता है। लड़की भी बहुत अच्छी है, लड़का भी बहुत अच्छा, खूब अच्छे दोस्त हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, लगता है कि इससे बढ़िया 800 करोड़ की आबादी में लड़का नहीं होगा, और लड़का सोचता है कि इससे बढ़िया लड़की नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, हाँ। 10-20-50 लोगों के बीच में, वो जो ग्रह के जो एक्टिव रोल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, अच्छा। फिर वो अपना काम करते हैं। आजकल एक नया दौर चला है, मेरे पास रोज बच्चे आते हैं, रोते हैं, दया आती है। लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं, जो ज़्यादा आती हैं उसमें कर्क राशि का शुक्र भी होता है, प्लस उनकी मैरिज लाइफ में डिवोर्स भी होता है। तो मैं पूछता हूँ इंजॉयमेंट के लिए शादी करते? बोला हाँ, प्रेम विवाह किए थे कि इंजॉयमेंट करेंगे। विवाह इंजॉयमेंट नहीं है, विवाह एक चुनौती है, जिम्मेदारी है, श्राप है, इसको सबको भोगना है। न विवाह कभी वरदान था, न कभी है, न कभी होगा। लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, 7-8 महीना, 9 महीना प्रेगनेंसी चलती है, तो जॉब छोड़ो, प्रेगनेंसी में शरीर को तकलीफ होती है, फिर बच्चा जब जन्म ले लिया तो 5-6 महीना माँ को व्यस्त रखता है। तो लेडीज का तकरीबन 1-1.5 साल बच्चे के लिए निकल जाता है, उसमें हस्बैंड का अफेयर चालू हो जाता है। मैं रोज धड़ाधड़ डिवोर्स देख रहा हूँ। पत्नी एक तो लड़कियां प्रेग्नेंट कम हो रही हैं, बच्चे जल्दी नहीं कर रही, लेकिन अगर जो प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे होते हैं 100 में 70% का विवाह टूट रहा है। आवारा गर्दी में आपने प्रेम किया था। देखिए, प्रेम कोई पवित्र चीज नहीं है, मैं साफ साफ बताऊं, जो आवारा होता है वो प्रेम करता है, और जो महा आवारा होता है प्रेम विवाह करता है। तो यह आवारा गर्दी जो डीएनए में पड़ी होती है, लड़कियां तो फिर भी ठीक हो जाती हैं शादी के बाद, एक आदमी के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, और प्लस बच्चे के जन्म के समय उनका पूरा मातृत्व जग जाता है। ये जो पुरुष होते हैं इनका आवारागर्दी की कीड़े काटने लगते हैं, फिर अफेयर करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। ये बात जब लड़की को पता लगती है तो लड़की का ईगो खड़ा हो जाता है कि तुम लव मैरिज करके तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लड़की पढ़ी लिखी जॉब करती, डिवोर्स हो जाते हैं। ये आजकल खूब देख रहा हूँ। पहले होता था कि शादियां गड़बड़ चल रही, बच्चा होने को सेट हो जाती थी। तो मैं हमेशा कहता हूँ शादी कुंडली से करो, कुंडली अच्छी है शादी करो, कुंडली खराब है मत करो। व्यक्ति रोज बदलता है, लेकिन मैं कुंडली मिलाते समय गुण और मंगल को नहीं देखता। मैं डिवोर्स खोजता हूँ, डिवोर्स नहीं है, मैरिज लाइफ अच्छी है, ओके आप शादी कर सकते हो। गुरुजी, एक सवाल और है मेरे जहन में, शुरुआत से ही चल रहा था, लेकिन हमारी चर्चा बहुत गंभीर थी ज्योतिष को लेकर, जो अभी विषय हमारा चल रहा है। जब हम पारदर्शी ज्योतिष की बात करते हैं तो राजयोग इसमें ज्यादा स्पष्ट होता है, या अगर हम जैमिनी की बात करें तो उसमें ज्यादा स्पष्ट है? आपको ज्योतिष का बड़ा गहरा रुचि है। बस आपके साथ बैठना था इसलिए बहुत शोध करना पड़ा। पराशर ज्योतिष मेरी नज़रों में रसगुल्ला है, रसगुल्ला। मैं 15 दिन में आपको पराशर ज्योतिष का मास्टर बना दूंगा, बस 15 दिन में। और मैं ये भी बना दूंगा कि अच्छे अच्छे ज्योतिषी आपके सामने 15 दिन बाद खड़ा नहीं हो सकते। मैं रोज पढ़ाता हूँ पराशर ज्योतिष। अच्छा। मैं न्यूमरोलॉजी को नहीं मानता। न्यूमरोलॉजी मेरी नज़रों में %.5% है, पराशर ज्योतिष 25% है। मुझे जब मैं नाड़ी ज्योतिष सीखने गया, 18-19 साल ज्योतिष करने के बाद, करीब 7-8 लाख जन्म पत्रिका देखने के बाद, जब मैं नाड़ी ज्योतिष सीखने गया तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती थी, समझ में ना आए। अच्छा। अभी भी कुछ ऐसी ज्योतिष की पुस्तकें हैं जो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। मैंने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान क्या छोड़िए, मैंने अभी तक जितनी जन्म पत्रिका देख रखी है, 500-700 एस्ट्रोलॉजर मिलके उसका आधा नहीं देख सकते अपने पूरे जीवन में। पूरे जीवन की बात कर रहा हूं, जितना अभी तक मैं देख चुका हूं।
500-700 एस्ट्रोलॉजर मिलकर अपने जीवन में उसका आधा नहीं देख पाएंगे। और आप इतने देख मैंने जैमिनी क्यों सीखी, हाँ इसका कारण बताता हूँ। जी। पराशर ज्योतिष 40% सच है, 60% गलत जाता है। अच्छा अब मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी। मेरी बातें 90-95% सही जानी चाहिए। 40% सही है तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम्म, एक राजनेता की कुंडली, तो उदाहरण ही देता हूँ। हम्म, मेरे अच्छे संबंध थे, तुला लग्न की कुंडली हो, पराशर ज्योतिष का जो रूल है, लग्नेश लगन पे बैठा हो, शुक्र लगन पे बैठा था और शनि उच्च का होकर बैठा था। तुला लग्न में शुक्र शनि का लग्न पे राज जो जी। उनकी जन्म पत्रिका मकर राशि की थी और बृहस्पति 10वें घर में बैठा था। मकर तुला लग्न के लिए बृहस्पति खराब होता है, बहुत खराब होता है, छठे घर का स्वामी बनता है। जब उनकी गुरु की दशा लगी तो सांसद बन गए और तकरीबन वो 3 बार सांसद रहे जी। मंत्री भी रहे भारत सरकार में। तमाम लोग कहते थे तुला लग्न में बृहस्पति उतना अच्छा नहीं होता, मगर उच्च का था, 10वें घर में था, इसलिए राज दरबार में अब चले गए, मंत्री बन गए। शनि आपको मुख्यमंत्री बनाएगा, लग्नेश अपने घर में है और साथ में शनि स्वगृही है, उच्च का है। मैं भी उस समय वैदिक ज्योतिष का ही जानकार था। मैंने उस कुंडली को देखा, मैंने कहा शनि की दशा आ रही है आपकी 2009 में, तो अब मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चर्चाएं चल रही थी, लोगों को लगा कि अब नरेंद्र जी हटेंगे, मोदी साहब तो यही बन जाएंगे। जब शनि लगा तो उन लोग आपस के रिश्ते खराब हो गए, टिकट कट गया, लोकसभा का टिकट नहीं मिला और आज तक लोकसभा नहीं लड़े। वो शनि सबसे बड़ा राजयोग था, मुझे बड़ा झटका लगा। हाँ। मैंने कहा कुंडली में जब इतने बड़े रहस्य हैं और रिजल्ट और खराब हो गया, जब बृहस्पति खराब दशा थी तो 16 साल ये सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, और जब टॉप की दशा लगी और व्यक्ति सामान्य अवस्था में आ गया, मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति सीखी। कृष्णमूर्ति पद्धति का एक ही रूल है कि आप ग्रह जिस राशि में बैठा उसका नक्षत्र स्वामी बलवान है कि कमजोर है। मुझे उसमें आनंद नहीं आया, 2-3 जगह सही हुआ, बाकी सब जगह गलत हुआ। फिर मैं साउथ गया, वहाँ भाषा का ज्ञान नहीं था, गया वहाँ पे द्विभाषियों के द्वारा बात होती थी, तो मैं कई कुंडलियाँ दिखाया, पैसे दे दे दिखाया द्विभाषियों के साथ, ताकि समझूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैमिनी ज्योतिष के पुस्तक में कुछ नहीं है, जैमिनी ज्योतिष का पुस्तक पढ़ के आप एक लाइन नहीं बोल सकते। मुझे आज तक एक भी जैमिनी ज्योतिष का जानकार नहीं मिला जो जैमिनी ज्योतिष के द्वारा ढंग की भविष्यवाणी दे दे और भविष्यवाणियां सच हो। अच्छा। वहां पे उन लोगों ने कुछ गुण और रहस्यों की चर्चा हो रही थी उनके साथ बैठ करके, वो बार बार अमात्य कारक पे फोकस कर रहे थे, जबकि जैमिनी ज्योतिष में अमात्य कारक की कहीं चर्चा नहीं है, सिर्फ आत्मकारक, पद लगन, उपपद लगन, अर्गला, कारकांश लग्न, यही सब की चर्चा है। और उसमें बार बार वो चर्चा हो रही थी, उनका आपस में चर्चा नहीं, अमात्य कारक अच्छा नहीं, कैरियर अच्छा नहीं। मैंने कुछ सिद्धांत अपने स्वयं के ईजाद किए। मैंने देखा कि शनि ज्ञाति कारक है। देखिए मैं आपको मिक्स जूस पिलाऊंगा, वैदिक, जैमिनी, पराशर, नाड़ी, केपी, लाल किताब, गोचर, अष्टक, सबको मिक्स करके आपको एक मिक्स जूस पिलाऊंगा, आपको रिजल्ट चाहिए। मैंने देखा शनि ज्ञाति कारक है, और मैं जब विंशोत्तरी दशा में आया तो शनि विंशोत्तरी दशा में ज्ञाति कारक था। मैंने कहा दशा खराब जानी 19 साल। अगर किसी कुंडली का राजयोग पकड़ना, राजयोग सचमुच वाला राजयोग, उसकी कुंडली में अमात्य कारक अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट है जी, तो कुंडली बहुत बड़ी है। अच्छा। और अगर अमात्य कारक कुंडली में खराब जगह पे प्लेसमेंट है तो कुंडली खराब है। अब कल की बात बता रहा हूं, रोज लोग आते हैं, 100-150 लोग रोज आते हैं, उनको स्टोन पहनना था, तो उनकी बृहस्पति 8वें घर में था, अमात्य कारक था, तुला लगन की जन्म पत्रिका थी, उन्होंने नीलम, पन्ना, डायमंड, टोपल सब पहन रखा था। हमसे पूछे गुरुजी और कुछ पहन लूं? मैंने कहा सब उतार करके आप पुखराज पहन लें। तो बोले नहीं नहीं गुरुजी, कोई पुखराज के लिए मना करता है, और उनकी शायद बृहस्पति की दशा चल रही थी, और बोले कि आप दशा देख के बता रहे हैं? हमने नहीं, दशा देख के नहीं बता रहा। बोले तुला लगन में तो बृहस्पति सबसे गंदा होता है, 6वें का स्वामी 8वें में बैठा है, बहुत खराब है, मैं पुखराज पहनूंगा बीमारी बढ़ जाएगी, कर्जे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा पुखराज पहनो, सब उतार दो, मैं एक स्टोन बताता हूँ पहनना क्या है, और एक स्टोन बताता हूँ क्या नहीं पहनना। मैंने उनको बोला पन्ना उतार दीजिएगा। बोले क्यों? पन्ना तो भाग्यश है, 10वें घर में बैठा है।
ज्ञाति कारक का स्टोन मैं कभी नहीं पहनाता, वो चाहे आपका भाग्यशी क्यों ना हो। अच्छा। और अमात्य कारक का मैं स्टोन पहनाता हूँ, चाहे कुंडली में कितनी भी खराब जगह पे क्यों ना बैठे। मेरा अगर बेटा नालायक हो जाए तो हम उसको गोली नहीं मार देंगे। अमात्य कारक अगर कमजोर हुआ है तो आपका काम है उसको पावर देना। रत्न से 10% पावर मिलती है। कहते हैं सजीव के साथ अच्छा व्यवहार करो तो 100%। और बृहस्पति का सजीव है पिता, पिता का आदर करो, इज्जत करो, बृहस्पति 100% मजबूत होगा। उसके बाद आता है जानवर, और बृहस्पति का जानवर है शेर, शेर तो पाल नहीं सकते। उसके बाद 25% काम करता है पेड़ पौधा, तो बृहस्पति का पौधा है पीपल, पीपल को जल अर्पित करो। और उसके बाद 10% काम करते हैं मिट्टी पत्थर, तो मैंने कहा पुखराज पहनो। जैमिनी ज्योतिष से बहुत सी भ्रांतियां टूट जाती हैं। अच्छा। है बड़ा कठिन, इतना आसान नहीं है। उसके बाद मैं उसमें ये कुंडली लगाता हूँ नाड़ी ज्योतिष जी। राजयोग पकड़ में आ गया 2 मिनट में, समय का निर्धारण में गोचर से करता हूँ। लेकिन गुरुजी वहीं अगर हम और एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं ना, तो वो हर दूसरी कुंडली को कह देते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है। अगर सबकी ही कुंडली में राजयोग है, तो जो रिक्शा चला रहा है और उसकी कुंडली में राजयोग है, वो कैसे करोड़पति बन सकता है? देखिए राजयोग तो मुझे ज़्यादा मिलता नहीं है, अब राजयोग एक ग्रह से बनता नहीं है। जैमिनी ज्योतिष का राजयोग होता है आत्मकारक, अमात्य कारक, कलत्र कारक, पुत्र कारक और दार कारक का आपस में अगर संबंध होता है तो राजयोग बनता है। कई बार कुंडली में राजयोग बना, नवमानसा में है ही नहीं, सारे ग्रह अलग अलग हैं, तो राजयोग नहीं बनता। राजयोग देखना सबसे कठिन काम है। वैदिक ज्योतिष और पराशर ज्योतिष में योग अगर एक तरीके से बनते हैं तो 50 तरीके से करते हैं। लेकिन इसे सबसे आसान बना रखा आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स ने कि राजयोग आपकी कुंडली में है। वो तो मेरी नज़रों में गलत बोलते हैं, क्योंकि राजयोग पकड़ना बड़ा कठिन काम है, और पराशर ज्योतिष से या वैदिक ज्योतिष से आप राजयोग नहीं पकड़ सकते। क्या क्या देता है राजयोग अगर किसी कुंडली में है तो? सफलता आपके पीछे भागती है। राजयोग का मतलब है कि सक्सेस के पीछे आप ना भागे, सबसे सक्सेस आपके पीछे भागती है। किस बड़े पॉलिटिशियंस की अगर मैं बात करूं, आपने देखा उनकी कुंडली में राजयोग और उन्हें सफलता, सक्सेस सब कुछ मिला हो, दौलत, शोहरत? अभी शुभेंदु अधिकारी, इन्हीं कुंडली को सामने लेता हूं। अच्छा। मेरे से पूछा गया बीजेपी में पहले से निर्धारित नहीं हो सकता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। असंभव। और मेरी पहली पॉडकास्ट धर्म ज्ञान चैनल पे जाके कोई देख लेगा, 19 मार्च को रिलीज हुई थी, 15 मार्च को मैंने बोला था। उन्होंने पूछा कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन, मैंने कहा शुभेंदु अधिकारी। बोले बीजेपी में डिसाइड नहीं होता, मैंने कहा उससे बड़ी कुंडली अभी आज के वक्त में भारत में किसी के पास नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी कुंडली? इतनी बड़ी, 20 साल का राजयोग, जबरदस्त बड़ा राजयोग, अमात्य कारक पंचम में बैठा है, भाग्येश और दशमेश का संबंध 10वें घर में बना। मैंने कहा अमात्य कारक एक्टिव हो चुका है। मैंने उसी कुंडली के आधार पर घोषणा कर दी थी कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी सरकार बना रही है। कुंडली का राजयोग आज के वक्त में जो सबसे बड़ा, क्योंकि बंगाल हराना दुनिया का सबसे कठिन काम था। बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर वहां आर्मी नहीं लगी होती, वहां भ्रष्ट तरीके से चुनाव होते, तो इस बार भी ममता ही जीतती। और शुभेंदु अधिकारी का टॉप का राजयोग ने सारी व्यवस्था करा दी। आपके आने से पहले व्यवस्थाएं बन जाए, यही राजयोग है। भगवान राम का जब जन्म हुआ रावण को मारने के लिए, उससे पहले सारे देवी देवता बांदर के रूप में तमाम लोगों में प्रकट हो गए। हनुमान जी भगवान शिव का अंश थे, जामवंत ब्रह्मा के पुत्र थे, सुग्रीव, जितने लोगों ने उनको सपोर्ट किया वो सब पहले से अवतरित हो गए थे। उसी तरह जब दुर्भाग्य आता है तो दुर्भाग्य से पहले सारा दुर्भाग्य प्रकट हो चुका होता है। राजयोग में आप जिस काम में लगे होते हैं वो काम आपको ऊंचाई पे ले जाता है। तमाम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उदाहरण लीजिए, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे, दोनों टॉपर थे। श्रीलंका के साथ एक मैच में विनोद कांबली रो क्या, उनका कैरियर खत्म हो गया, और सचिन तेंदुलकर वहां से 15 साल और क्रिकेट खेले, राजा बन गए। सफलता और असफलता के बीच में एक बारीक लकीर होती है। अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो आप सफलता वाली लकीर पकड़ के निकल जाते। कुंडली खराब है तो चौराहे पर आप असफलता वाली, एक लाइन का फर्क होता है, इधर घुस गए असफलता, इधर घुस गए सफलता, और वो आप डिसाइड नहीं करता, आपकी कुंडली डिसाइड करती है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अब क्या कह रही है? आपने इतनी कुंडलियां देखी हैं। इस कुंडली को तो मैं 2007 से पढ़ रहा हूँ, मैंने 6 भविष्यवाणियां दी हैं। हाँ। राजयोग है, प्रचंड राजयोग है, बाली योग है, इनकी कुंडली में भी बाली योग है। मैंने बोला है यह व्यक्ति हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बना। बिना कोई चुनाव लड़े, एक भी मुख्यमंत्री नहीं है
जो पॉलिटिक्स के किसी पोस्ट पे रहा हो, पार्टी नहीं पॉलिटिक्स, और सीधा मुख्यमंत्री बना। कई लोग सरपंच जीते, कई लोग विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पहले बनते हैं, विधायक बाद में बनते हैं। प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित होते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनते तब बनारस से सांसद बनते, क्योंकि सांसद बनते हैं 283 में। 283 जीते प्रधानमंत्री बने। बिना लोकसभा सदस्य रहते प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रधानमंत्री की शपथ पहले लेते हैं, फिर वो संसद सदस्य के शपथ लेते हैं। ये व्यक्ति छोड़ के उठने के लिए आया, जीरो से शुरू, छोड़ के हटेंगे। जैसे मुख्यमंत्री पद छोड़ के गए, प्रधानमंत्री पद छोड़ के जाएंगे। बहुत बड़ा राजयोग है और बाली योग है। तो क्या लगता है कि क्या मोदी जी राजनीति से जल्दी ही संन्यास ले सकते हैं? ऐसा नहीं। 2032 तक। हाँ, 2032 में किसी को प्रधानमंत्री बना के फिर निकलेंगे। क्या मोदी जी राष्ट्रपति भी बन सकते हैं? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, कतई नहीं बनेंगे। राष्ट्रपति बनने का मतलब कि आपकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं हो सकती। राष्ट्रपति का कोई नाम नहीं लेता। राष्ट्रपति पद बड़ा आदर का पद है, और राष्ट्रपति बन गए तो आप, जैसे प्रणब मुखर्जी, उनकी कोई चर्चा नहीं थी चुनाव में। मोदी जी ने जो उपलब्धियां हासिल की उसकी चर्चा तो होनी चाहिए। अटल जी की आज भी चर्चा होती है, वो चाहे 4 ही साल प्रधानमंत्री रहे। तो आज तक भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बना, और कोई बनेगा भी नहीं। कोई नहीं बनेगा। नहीं, अगर वो प्रधानमंत्री सफल प्रधानमंत्री रहा तो कतई नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसकी नाम भी नहीं ले सकते। तो आपने जैसे योगी जी का जिक्र किया, आपको क्या लगता है अगले दावेदार यही हैं प्रधानमंत्री बनने के? देखिए, मैं एक छोटी सी भविष्यवाणी दे रहा हूँ, क्योंकि बंगाल चुनाव मेरी बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। मैं हल्की भविष्यवाणी कोई नहीं दूंगा। बिल्कुल। क्योंकि तमाम लोग आते कुछ भी बोल के निकलते हैं। मैंने मार्च से बोलना चालू किया, और बंगाल के लोगों ने मुझे जितना प्रेम दिया। 2027 अभी यूपी का चुनाव है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे मोदी जी 2007 का भी विधानसभा जीते थे, और जब 2012 का जीत गए तो उनके प्रधानमंत्री पद की चर्चा होने लगी। ठीक है। योगी जी भी 2027 जीत जाते हैं, भविष्यवाणी में चर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उनकी ताकत मानी जाएगी। पहला चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, दूसरा चुनाव सामान्य था जी, क्योंकि 5-5 साल में सत्ता रिपीट हो जाती थी। तीसरा चुनाव जीतते हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी, और 2000, मुझे जो अनुमान है कि 2032 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे, चौथा टर्म। अच्छा। तो लग जाएगा कि इस व्यक्ति के जनमानस पे पकड़ है। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो स्टेज पर खड़ा होकर एक बार हाथ हिला दे और 5 करोड़ वोट इधर से उधर हो जाए। बिल्कुल। आप कितने बड़े प्रशासक है उससे कोई मतलब नहीं, कितना बुद्धिमान है उससे कोई मतलब नहीं। आपके स्टेज पर खड़ा होने से 2-4-5 करोड़ वोट इधर से उधर हो रहे हैं क्या, वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब मोदी जी में क्षमता है और योगी जी में क्षमता है। 2032 अगर योगी जी जीत गए, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ यूपी, तो प्रधानमंत्री 27 जीतेंगे। और अगर मैं 32 की बात, 27 की तो बात ही नहीं कर रहा, और अगर 32 हार गए तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नोट कर लीजिए, 32 हारे तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, और जीत गए तो सीधा प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव 27 में टक्कर दे पाएंगे? अखिलेश में कोई दम नहीं है। वो तो पिछली बार लोकसभा में भाग्य से सीटें आ गई। लोग संघ नाराज था, गर्मी बहुत थी, बीजेपी से लोग नाराज थे। उसके बाद कहाँ बीजेपी को चुनाव हार रही है? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल सीरियस ले रही है। लेकिन गुरुजी, आप अधिकतर बीजेपी के ही सपोर्ट में भविष्यवाणी करते हैं, ये भी लोगों के कमेंट नहीं। देखिए, मेरे को सामने जो दिखेगा, अभी कांग्रेस कहीं लड़ते हुए नहीं दिख रही है। मैं 4 बड़े नाम आपको देता हूँ। हाँ, बताइए। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। किनका करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या ये चारों अभी राजनीति में बने रहेंगे? ममता का खत्म हो गया, फूकी कारतूस, इनको साइड करिए। चलिए, रही बात अखिलेश की, अखिलेश यूपी का जो स्टेटस है, बसपा समाप्त हो गई, बसपा खत्म। हाँ, कांग्रेस का वहां कोई वजूद नहीं है, तो मजबूरी में अखिलेश है, और अखिलेश के पास दो लोगों का वोट है, मुसलमान का और यादव का। बिल्कुल, इसलिए खत्म नहीं होंगे। मायावती के भी चांस नहीं है, मायावती में खत्म हो गई। तो अखिलेश, यूपी बड़ी है, 80 लोकसभा है। हाँ, तो उनको आराम से वहाँ 10-12 सीटें मिलती रहेंगी लोकसभा में, विधानसभा में 70-80-100 सीटें मिलती रहेंगी। खत्म नहीं होंगे, लेकिन इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई भविष्य नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बनेंगे जी। राहुल गांधी, सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती जा रही हैं। बंगाल में ममता खत्म हो गई, अब मुसलमान सोच रहे हैं
जो मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों को पीछे भागने से कुछ नहीं होता, कांग्रेस को मजबूत करो। तो कांग्रेस 100 सवा 100 लोकसभा हमेशा जीतती रहेगी। हाँ। हर जगह की बात कर रहा हूँ। हम्म, केजरीवाल खत्म हो गए, खत्म हो ही जाएंगे, बच्चे कुछ हैं। जी। ममता खत्म होगी, स्टालिन उधर खत्म हो गए, हम्म, तो बीजेपी के टक्कर में कांग्रेस खड़ी रहेगी। अच्छा। कभी 100 कभी सवा 100 लोकसभा जीतती रहेगी, हम्म, आराम से जीतती रहेगी। उसकी अभी सरकार बनते हो मतलब 10-15 साल तक नहीं देख रहा। तो कोई ऐसा भी नेता आपको दिख रहा है जो संन्यास ले सकता है, राजनीतिक सफर उसका खत्म हो सकता है? नरेंद्र मोदी 2032, इनके अलावा? कोई नहीं। ममता खत्म, जेल चली जाएंगी, 2-4 बीमारियां हो हम्म, जाएंगी, मर जाएंगी, इनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली का भविष्य क्या कहता है? मतलब दिल्ली मतलब केंद्र सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बदल रेखा ये गुप्ता चेंज होंगी, ये चेंज होंगी 2027 मई के बाद। 2027 मई के बाद बदल हाँ, जाएंगे। बदल जाएंगी। केजरीवाल की वापसी के चांस आपको लगते हैं दिल्ली के दिल्ली में अंदर? कतई नहीं, कतई नहीं। पंजाब क्या कहता है? पंजाब पे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला है, हम्म। पंजाब अगला बंगाल बनने जा रहा है। अगला बंगाल बनेगा? हाँ, बनेगा। बस एक आपको हिंट दे देता हूँ, हाँ सरकार वहाँ किसी की नहीं बनेगी, स्पष्ट हाँ। खिचड़ी सरकार होगी। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, हम्म, केजरीवाल 15 से नीचे रहेंगे। अच्छा। बस ये हिंट दे दिया हूँ। मैं चुनाव की जब डेट आएगी तो मैं भविष्यवाणी दूंगा। चलिए, चुनाव की डेट पे बड़ा पॉडकास्ट होगा जिसमें भविष्यवाणी आपसे बस जरूर लेंगे। पंजाब में इतना याद हाँ। रखें कि मैंने बोला है कि केजरीवाल 15 सीट से ऊपर नहीं लाएंगे। तो गुरुजी, एक ऐसी भविष्यवाणी भी रिकॉर्ड करा दीजिए इस पॉडकास्ट में जो आप आज कर रहे हैं और 2 साल बाद तक लोग उसे याद रखेंगे कि जो आपने कहा था वो सत्य हुआ। चुनावी भविष्यवाणियां डेट आने पर। मैंने एक भविष्यवाणी दे दी, हाँ। 2032 में मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ के जाएंगे। बहुत बड़ी भविष्यवाणी। हाँ, 2032। 2029 एक तरफा लोकसभा चुनाव जीतेंगे, एक तरफा, कोई अच्छा। लड़ाई नहीं। 2032 में किसी योग्य व्यक्ति को बिठा के जाएंगे। जी। और अब बीजेपी शासित मुख्यमंत्री जो होंगे हाँ। वो हार्डकोर ही होंगे। अच्छा। रेखा गुप्ता नहीं चल रही, हम्म, भजन लाल नहीं चल रहे, मोहन यादव नहीं चल रहे, हम्म, हार्डकोर होगा, वही शासक बनेगा। अभी कई मुख्यमंत्री बदलेंगे 1.5 साल में। जैसा आपने भजनलाल शर्मा की बात कर, राजस्थान में बहुत चर्चा तेज देखी गई कि बदले जाएंगे, आप क्या कहेंगे? उनमें दम नहीं है। मैं आपको साफ साफ हाँ। जनमानस की बात बताऊं, जी। अभी आज के वक्त में शुभेंदु अधिकारी हाँ। जितना हार्डकोर बने बैठे हैं, हम्म, हार्डकोर दिखना चाहिए, भाषा से, आवाज से आप सिंपल नहीं हो सकते। जी। हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ, इस टक्कर का बताइए कौन मुख्यमंत्री है? सिर्फ 1-2%। सम्राट चौधरी भी तो। छोड़िए ना, जी। 1-2% धामी दिख रहे हैं। हाँ सम्राट चौधरी की मजबूरी है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन, हाँ। वो लिबरल है, वहां उनकी तुलना ना करें। जी। जहां बीजेपी अपना एक छत्र राज्य कर रही है, संपूर्ण बहुमत के साथ कर रही है, हम्म, थोड़े बहुत फडणवीस आ रहे हैं, लोग उन्हीं को पसंद करेंगे हम्म, जो हार्डकोर होगा। और प्रधानमंत्री भी अब जो बनेगा हार्डकोर ही बनेगा 2032 में। कहीं मुझे आश्चर्य ना हो, मैंने इनकी शुभेंदु अधिकारी जी। कुंडली देख के बोली थी, कहीं ये भारत के प्रधानमंत्री बन जाए तो मुझे रत्ती भर आश्चर्य नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी भी उसकी कुंडली बहुत जबरदस्त है। बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी दे महीना रहे में व्यक्ति ने जो कर दिया, हैं। योगी आदित्यनाथ जी 10 साल में नहीं कर पाए। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोल रखा 20 साल का राज्य हो गए और यह व्यक्ति किसी दिन बहुत बड़े पद पे जाएगा। 40 लोकसभा है वहां पे, जी। मोदी जी 28 लोकसभा से आते हैं। हम्म, इतिहास गवाह है कि यूपी से प्रधानमंत्री बनते हैं, 80 लोकसभा है, हम्म, लेकिन 40 भी कम नहीं होती। बहुत होती। 28 से जब नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हैं तो 5 करोड़ इधर से उधर हो जाता है। 80 यूपी से हैं, ये भी तो हो सकता है शुभेंदु अधिकारी 2 चुनाव लड़ जाए, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल से भी लड़ जाए और यूपी से भी लड़ जाए। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लहर है। बदल सकती है। जी, गुरुजी, अब इस पॉडकास्ट के आखिरी सेशन में कुछ आपसे उपाय भी जानना चाहेंगे। मैं उपाय को नहीं मानता। लेकिन जो लोग शनि की 7.5 से इन चीजों से परेशान हैं उनके लिए कुछ तो अब होगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने सीधा सीधा बोला उपाय को नहीं मानता। क्यों गुरुजी? जो ग्रह लिखा हुआ है, हाँ जैसे रात है, हाँ। मैं दिन का जितना भी मंत्र पढ़ूं, हमारे दिन के मंत्र पढ़ने से रात नहीं हो जी। जाएगी। हम्म, उपाय नहीं होता। लेकिन अगर किसी का समय खराब चल रहा है हम्म, तो मैं उसको पूजा पाठ बताता हूँ। इस पूजा पाठ से तुम्हारा एक खराब समय कट जाएगा आसानी से। अच्छा। बदलने की क्षमता नहीं है। हम्म, किसी को भयंकर 7.5 चल रही हम्म, है, मैं तमाम लोगों की पूजा करवा रहा हूँ। हम्म, कुंभ राशि जितने भी आए मैंने सबकी पूजा करवाई। हम्म,
इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक जो प्रभाव है, जो चीजें खराब चल रही हैं, ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये पूजा करा के मैं तुम्हें अरबपति खरबपति बना दूं, ये संभव नहीं है। उपाय है, जब आपको कष्ट चल रहा है उस कष्ट के लिए सुरक्षा कवच दी जाती है, बेहतर नहीं कर सकते। मेरे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये करा देंगे तो अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। जब समय खराब है उस ग्रह की शांति कराई जाती है। जो लिखा है होके रहेगा। आपको एक चीज बता रहा हूं, लंबी पॉडकास्ट हो जाएगी, किसी अगले पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। पक्के घर का कोई उपाय नहीं है। अच्छा, शक्की घर का उपाय है जी। पक्का घर क्या होता है? लगन पे सूरज है, पक्का घर है। 11 में शनि है, पक्का घर है। उदाहरण दे रहा हूं, अगर किसी का 11 में शनि बैठा हो और वो खराब रिजल्ट दे रहा है, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। 3 आदमी बदल सकते हैं। अच्छा, उसको धरती पे 3 आदमी बदलने की क्षमता रखते हैं। अब जिसको देखो उपाय करा रहा है, हर कोई, बिल्कुल। अगर 11वां शनि अच्छा फल दे रहा है तो उसको भी आप नहीं बदल सकते, उसके फल को अच्छा देने में। अगर वो बुरा दे रहा है तो उसको भी आप नहीं बदल सकते। 3 आदमी बदल सकता है, भगवान। अच्छा, भगवान के पास समय नहीं है। आपको जन्म दे दिए, ग्रहों को आपके अधीन कर दिए, ग्रह देखते रहना। जैसे आपके ऊपर प्रधानमंत्री हुकूमत नहीं करते, मोहल्ले का सिपाही हुकूमत करता, देखते रहना, लाइन ऑर्डर तोड़े तो गिरफ्तार कर लेना। है तो प्रधानमंत्री का आदमी, लेकिन प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, भगवान ने ग्रहों को डाल दिया, देखते रहना, जैसा करे रिजल्ट देते रहना। तो पहला नंबर भगवान। दूसरा नंबर भगवान के पास पहुंचा व्यक्ति, वो बदल सकता है। और तीसरा नंबर राजा। राजा का मतलब है जिसके कह देने से बहुत सी चीजें बदल जाए। एक छोटा सा इसमें प्रसंग आता है जी। बाबर हुमायूं का किस्सा। हुमायूं जब बीमार पड़ा, उस समय बाबर हिंदुस्तान पर शासन कर रहा था, चाहे छोटा ही शासन हो जी। तो कहते हैं कि राजकुमार से बड़ा राजा होता है, राजकुमार से बड़ा राजा होता है। तो जब हुमायूं बीमार पड़ा तो तमाम ज्योतिषीय गणनाएं तो होती रहती थी सबके ज़माने में। तो तमाम ज्योतिषियों ने, तमाम लोगों ने कहा कि इसकी बला अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपने ऊपर ले ले तो यह व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। तब राजकुमार से बड़ा कौन होगा? मंत्री तो हो नहीं सकते, राजा। इतिहास गवाह है कि वो जो है हुमायूं का बेटा बाबर, हुमायूं का पिता बाबर, बाबर ने हुमायूं के साथ परिक्रमा करी उल्टी और उसकी बला अपने सर पे ले लिया। 7 दिन बाद हुमायूं जिंदा हो गया और 7वें दिन बाबर मर गया। खून के बदले खून, उससे बड़ा व्यक्ति। हर ग्रह का उपाय नहीं है, वो मैं उपाय बताता हूँ। शक्की घर का उपाय है, मतलब उस ग्रह को शांत कर, राजा नहीं बनाएगा जी। आजकल जिसको देखो उपाय करके करे, या आप राजा बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाए, कुछ नहीं। ग्रह खराब चल रहा है, आप नाराज हैं, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़ूंगा, पैर जोड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, माफी मांगूंगा, अच्छे वचन बोलूंगा, हो सकता है आपका गुस्सा कम हो जाए। कम होना ना होना आपके ऊपर निर्भर है। उसी तरह जब कोई ग्रह नाराज है तो हम हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, पूजा करेंगे, जो भी करेंगे, खुश होना ना होना उनका काम है। रिजल्ट बदलने की क्षमता मेरे पास नहीं है जी। जो लोग के मैं पूजा कराता हूँ, मैं बोलता हूँ आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, या तो भोगो या तो कराओ। कराने के बाद ठीक है, जैसे कोई आदमी बहुत बीमार होता है, डॉक्टर बोलता है मैं इलाज कर रहा हूँ, बचने की कोई संभावना नहीं, लोग कहते कराइए। जो लोग कहते पूजा करें, मैं उनकी कराता हूँ। जो लोग कहते रिजल्ट चाहिए, मैंने कहा भाग जा, नहीं होगा। मेरे पास गारंटी वाला कोई उपाय नहीं है, और गारंटी वाला उपाय अगर मैं चालू करूं तो लोग 1 अरब रुपया दक्षिणा देके जाएंगे। सबको पता है कि मैं उपाय नहीं कराता, लेकिन समस्याओं को रोकने के लिए कई बार पूजा पाठ करानी पड़ती जी। लेकिन मैं अंतिम रिजल्ट है कि उपाय को नहीं मानता। उपाय कब? मेरा ज्योतिषीय प्रेडिक्शन जो कह रहा है कि ये होगा तो ये होगा, मेरे आधे क्लाइंट बाहर में मुस्लिम है, अच्छा। मेरे आधे क्लाइंट मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, नास्तिक है, जी। वो तो नहीं मानते हमारे किसी भगवान को। उनको तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अब मैं रिजल्ट देता हूं, खुश रहते हैं। हाँ आपने कहा हुआ, आपने कहा हुआ, वो धरती के सारे कुकर्म कर रहे हैं। आपके जन्म से पहले आपका भाग्य लिख दिया गया। इसको मैं दूसरे रूप में समझाता हूं। जी। एक पिक्चर रिलीज हो गई, मान लीजिए कि हमारा भाग्य एक पिक्चर, आप पिक्चर देखिए, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए उठ जाइए, मंत्र जाप करिए, रोइए धोइए, पिक्चर वही है, नहीं बदलेगी। आप पूजा पाठ करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, समय गुजर जाएगा, पिक्चर तो वही है। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं दावे के साथ कि पूजा पाठ उपाय से चीजें बदल। मैंने कहा मेरे सामने तो कोई आए, मैं दे रहा हूं कुंडली, उसका समय खराब है, पूजा से बदल के दिखाओ। पूजा से वो समय उसका गिरते पड़ते निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि पूजा से आपके उसके बुरे वक्त को बंद करके अच्छा वक्त ला दो। अब होता क्या इसमें,
मान लीजिए मिथुन राशि थी, हम्म, समय खराब था, हम उसकी पूजा करा रहे, हम्म, 2 जून को बृहस्पति चेंज हुआ, हाँ, उसका काम बन गया, हमने कहा पूजा से काम बन गया। अरे नहीं भी होता तब भी बन जाता, बिल्कुल गुरु जी। आप करा के तो देखो। हम्म, मैं एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। जी। मेरे एक मिथुन राशि के सज्जन है, मैं पिछले 8 महीना से उनकी पूजा करा रहा हूँ, 8 महीना से रिजल्ट नहीं आए। 2 जून को मैंने पूजा बंद कर दी, मैंने कहा अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस 8 महीना की पूजा से जो इनका बुरा होना था नहीं हुआ, जो बुरा होना था नहीं हुआ। अब अच्छा समय आ गया, मैंने पूजा बंद कर दी। तो मैंने अपने जीवन में उपाय को रिजल्ट देते नहीं देखा। लेकिन जब आपका बुरा वक्त है तो उपाय के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी, जी। आपका क्या बुरा हो सकता था, इसको बचाता है पूजा। इसलिए अंतिम रिजल्ट है कि मैं उपाय को नहीं मानता। गुरुजी आखिर में एक सवाल, जो लोग आज के डेट में हर एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव कर लेते हैं, या हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान एस्ट्रोलॉजर बने बैठा है, कौन सही कौन गलत पहचान कैसे हो? बड़ा आसान सा रूल है, उसके लिए कुछ नहीं करना। जी। लोग क्या करते हैं कि ज्योतिषी के पास जाएंगे हाँ। और अपनी सारी व्यथा बता देंगे। वो पहले व्यथा सुनेगा और सुनने के बाद बोलना चालू करेगा। जी। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम्म, बोलते हैं सर दर्द है, उसने एक डिस्प्रिन निकाल के दे दी, आप डिस्प्रिन खाए, आधे घंटे में ठीक हो गए। हम्म, उसी डिस्प्रिन को लिखने के लिए डॉक्टर को 14-15 साल पढ़ना पड़ता है, तब वो डिस्प्रिन लिखता है। वो जो मेडिकल स्टोर पर लड़का है शायद 5वीं फेल हो, उसको पता है डिस्प्रिन से सर दर्द ठीक हो, दे दिया, ठीक हो गए। आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चाहिए, किसी के पास चाहिए, अपनी कुंडली, व्यक्ति के, चलो अपनी कुंडली दिखानी। मैं रोज परीक्षा देता हूँ, जी। रोज कुंडली आती। एक सज्जन आए मेरे घर पे, 1 मिनट के लिए मैं हिचक हुई कि अगर इनकी बातों पे वो रिजल्ट नहीं दे पाया, जो इतनी आस्था से लेके घर पे आए, दूर से आए हैं, विदेश से आए थे हमसे मिलने के लिए घर पे, 1% मुझे हिचक। जैसे कई बार खिलाड़ी को फाइनल खेलते समय डर लगता है, नॉर्मल खेलने में डर नहीं लगता, तो इनकी तो आस्था टूट जाएगी। 1% हिचका, फिर मैंने कुंडली पढ़नी चालू की, बड़े संतुष्ट हुए। मैं जितनी कुंडली रोज पढ़ता हूँ, हर कुंडली में 1% सिहरन पैदा होती है कि ये कुंडली अगर गलत होगी तो क्या होगा। आप जितना शतक लगाए हो, हर मैच में डर लगता है 0 पे आउट होने का। बिल्कुल। सचिन को भी डर लगता था हर मैच में। उसी तरह हमको भी हर कुंडली जब पढ़ने शुरू करता हूँ, एक बार सिहरन होती है, अगर बात गलत हुई तो क्या होगा, इमेज पूरी खत्म हो जाएगी। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस देकर चुपचाप बैठ जाइए, कुछ मत बताइए। आप उनको बोले इस पर जो आपको दिखता है आप बताओ। मेरा क्या रूल है, आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, सवाल मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपकी कुंडली देखी, 1-2 साल पीछे से बोलना चालू करूंगा। मैं समय का मास्टर हूं, समय कैसा बता दूंगा। कैसा समय था चर्चा करूंगा, समय ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, फिर आपके व्यवहार की चर्चा करूंगा, फिर आपकी मैरिज लाइफ की चर्चा करूंगा, फिर आपके कैरियर की चर्चा करूंगा, फिर आपकी पोजीशन की चर्चा करूंगा, फिर आपके राज्यों की चर्चा करूंगा। 5-7 सब्जेक्ट पे बात करता हूं। उसके बाद लोग कहते हैं हाँ सब सही है। जी। मैं बोलता हूँ इसके बाद कुछ सवाल आपके मन में है जो मैंने नहीं पकड़ पाया, तब सवाल कर ले। जी। 90% लोग कहते हैं सारे सवाल खत्म हो गए, बिना कोई सवाल के लोग उठ के चले जाते हैं। ये एक पहचान है। हाँ, और इस फार्मूले पे अगर कोई चलेगा तो मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, 99.99% एस्ट्रोलॉजर की हलक से आवाज नहीं निकलेगी, बोल ही नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। जी। आप किसी के सामने कुंडली रख के चुपचाप बैठ जाइए और बोले जो आपको दिखता है बोलो, 99% बोल नहीं पाएंगे। और जो मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, अब मैं यही रोज परीक्षा देता हूँ, मुझे भी सिहरन पैदा होती है एक बार, बिल्कुल। क्या होगा, मैं जीत कर उठता हूं। अगर ज्योतिषी के पास दम है, वैदिक वाला तो नहीं बोल पाएगा, पराशर वाला तो नहीं बोल पाएगा। पराशर ज्योतिष 50% सही जाती है, 50% गलत जाती है। पहला प्रेडिक्शन निकालते सामने वाला मना कर दे गलत है, हो गई तमाशा। मैं 8 प्रकार से कुंडली को क्रॉस चेक करता हूं, जयमनी, नाड़ी, केपी, लाल किताब, कृष्णमूर्ति, वैदिक, पराशर। तो मुझे पता है जब 7 जगह से ओके तो सामने वाला मना नहीं कर सकता। और समय का तो मैं मास्टर हूं, मैं समय से शुरू होता हूं, राजयोग जैमिनी से। कुंडली कितनी अच्छी, कितनी कितनी बड़ी है, मैं 30-30 साल पीछे से बोलना चालू करता हूं। जी। तो बस यही है, इसी फार्मूले को लोग आजमाएं। लोग मेरी पॉडकास्ट सुन के इसी फार्मूले को लाते हैं। बिल्कुल। और आपके 4 पॉडकास्ट दिन देखकर पहले भी एक सज्जन बोले हाँ। आपको तो कुछ सवाल की जरूरत है नहीं, हाँ। मेरे बारे में बता दीजिए। मैंने 5-7-10 मिनट बोला हाँ। तो उन्होंने एक ही लाइन बोली। जी। बड़े अच्छे सज्जन थे, उन्होंने बोला कि 1990 में मैंने एक व्यक्ति को 5100 रुपये दे करके टेलीफोन पे बात की थी।
बोले उसके बाद आपसे बात करके अच्छा लगा। हम्म, 1990 में 5100 रुपये समझते हैं, आज का 5 लाख। बिल्कुल। अब मैं रोज परीक्षा देता हूँ हम्म, और मैं कहता हूँ क्या परीक्षा लो। यही पहचान है अच्छे ज्योतिषी की। अच्छा ज्योतिषी जी। कई दृष्टिकोण से कुंडली देखेगा और अपने प्रेडिक्शन को सही साबित करने की पुरजोर कोशिश करेगा। मैं सब चीज का मास्टर नहीं हूँ, हम्म, समय का मास्टर हूँ। राजयोग पकड़ के बता दूंगा कि आप ऊंचाई पे रहेंगे या नीचे रहेंगे। यही मेरी मास्टरी है। बिल्कुल गुरुजी, मतलब जिस तरह से इस पॉडकास्ट में भी आपने चीजें बताई ना ज्योतिष को लेकर, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आराम। जी। इस पॉडकास्ट में मतलब हर चीज एक सटीक चीज जो समझने के लिए बहुत शानदार थी। और भविष्यवाणियां तो आपने जो करी हैं, मुझे पता वो भी 100% सही होंगी, क्योंकि जब पहले की भविष्यवाणियां इतनी सही हुई हैं, तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो चाहता है कि अब अपनी कुंडली दिखानी है, अपने जीवन के बारे में जानना है, तो अब इफ और बट आपके लिए नहीं है। सीधा कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, स्क्रीन में नंबर दे रखा है हमने। इन नंबर पर कॉल कर आप गुरुजी से संपर्क करके अपनी कुंडली एनालाइज करा सकते हैं, क्योंकि समाधान आपको जरूर मिलेगा। बहुत धन्यवाद एक गुरुजी। छोटा सा मैं प्रसंग चर्चा कर जी। दूं। जब मेरी पहली पॉडकास्ट आई थी हाँ। नवंबर में, तो लोगों को लगा ये क्या अलग बात हो रही है। जी। मैं जो बात कर रहा हूँ ये कहीं कोई सुना नहीं होगा। हुँ, तमाम लोग आए कुंडली दिखाने। मैं परंपराओं से हट के बात करता हूँ। जो वैदिक ज्योतिष में आपको राजयोग पकड़ना है, आप 10 तरीके से साबित करेंगे, मैं 200 तरीके से काट दूंगा। जी। जैमिनी में राजयोग बड़ा स्पष्ट बनता है। हुँ, जैमिनी, गोचर और नाड़ी मिलाने के बाद कुंडली आसान हो जाती है। जी गुरुजी। लेकिन ये जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ, ये उतना ही कठिन है। वैदिक ज्योतिष से बहुत कठिन है जैमिनी ज्योतिष, हुँ, बहुत कठिन। चंद्रकला नाड़ी में पढ़ रहा हूँ पिछले 15 सालों से। चंद्रकला नाड़ी आज भी, अब तो समय का अभाव है, जी। मैं हर नई पद्धति सीखता हूँ, हर नई पद्धति। उसमें एक डिग्रियों को, हुँ, लग्न होता है 30 डिग्री का, एक डिग्रियों को 2 भाग में तोड़ा जाता है। हुँ, तो यानी लग्न में 60 हो गए, 60 भाग हो गए, हुँ, और इस तरह से 12 लग्न का 720 भाग हुआ। हुँ, और एक एक लाइन में इतने सूत्र हैं कि मुझे 70-80 हज़ार रूल याद करने पड़ेंगे। अब मेरे को 10 सेकंड के अंदर परिणाम देना है। हुँ, चंद्रकला नाड़ी आज भी मेरी पकड़ से बाहर है, क्योंकि आपको हर लाइन याद रखनी पड़ेगी। यहाँ बिल्कुल। बिना याद रखे आप बात नहीं कर सकते। और मैं किताब पलटता नहीं, जी। मैं कोई डायरी लेके बैठता नहीं। डेट ऑफ बर्थ आते प्रेडिक्शन चालू। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने 2 मिनट मेहनत करके आपको 90% संतुष्ट किया और 6 घंटा मेहनत करके मैं आपको 91% संतुष्ट करूंगा, तो मैं 1% छोड़ दूंगा। बाकी मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।